हेलो। तो सही है सर। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हेलो। हाँ। अ, जैसे भगवान सर ने बताया और सर ने बताया कि भाई अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है। वैसे हैदराबाद में मेरा लड़का है। वहाँ वो अपने सर्विस ऑफिस है, वहाँ वो कुछ लेने के लिए गया था। तो वहाँ बंदा एक आके बोला मुझे मशीन लेना है, वो वॉचमैन को बोल रहा था कि भाई मुझे ये मशीन लेना है, तो इसकी क्या प्रोसेस है। तो वहाँ वॉचमैन ने मना कर दिया कि भाई आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। तो बोला क्या इसकी प्रोसेस है। तो भाई किसी का तू रेफरेंस दे तो मिलेगा, बिना रेफरेंस मिलेगा नहीं मशीन पे। तो बोला मैं रेफरेंस लेने के लिए कहाँ जाऊँ। तो वहाँ वो मेरा लड़का वहां से ऑफिस से बाहर निकला। तो बोला इनसे पूछ सकता हूँ मैं। तो वो वॉचमैन बोला वो रेफरेंस देगा तो मिलेगा। तो वहां मैसेज डील हुआ बोलो। और मेरे लड़के ने बताया तेरे घर पे इतने ही लोग हैं, तो तू 7 प्लेट वाला मशीन ले दे, 3 3 लाख वाला। तो नहीं मुझे 12 प्लेट वाला ही लेना है। और डन हो गया बहुत फरवरी में। बढ़िया है सर। ये वाव हाँ। एकेडमी की ताकत है, आज तो सारे लोग सीख हाँ, रहे और हैं। ये टिक रहा है सब। तो बिल्कुल ये अभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि बिल्कुल नहीं। सर। पहले पहले हम सामने से बोल रहे थे कि भाई डेमो देखो, बाद में सोचो, लेकिन अब सामने से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू। चलिए सर, समय को और ज्यादा व्यतीत न करते हुए हमारे बीच में हमारे महागुरु और हम सबके प्रणेता, हम सबके सर पर जिनका हाथ है और वाव एकेडमी के सीईओ हैं माननीय वैभव साठे सर जी, जो कि आज पूरी दुनिया में अपनी एक छाप, अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं, बहुत तेजी से जो है। और सभी को नमस्कार। और जैसे जैसे ये सत्र आगे बढ़ेगा बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मजा आएगा। तो सभी को नमस्कार है, धन्यवाद है जो सब इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। और अल्कलाइन होना मतलब क्या है हम समझते हैं, और एसिडिक होना मतलब क्या है हम बार बार समझ रहे हैं। अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जीवन को सरल बनाती है, और जो है जुगाड़ जो है जीवन को उलझा देती है। तो बहुत आसान है 2-2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करना, और उसके लिए बैंकें हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, लोन देने वाली अलग संस्थाएं हैं, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, ये लोन वो लोन, ये रखे ही इसलिए गए हैं ताकि आप आपकी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। और जैसे जैसे वाव आगे बढ़ता जा रहा है, हमने न केवल एसिडिटी एल्कलिनिटी पे बात की है, हमने प्रयोग करके ये भी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे सही प्रकार का भोजन, सही प्रकार का पानी, और सही प्रकार की लाइफस्टाइल, सही प्रकार की संगत और सही प्रकार की वाणी इंसान के जीवन में अर्थ ला सकती है, उसकी इकोनॉमी को मजबूत बना सकती है। और नहीं तो अनर्थ जो है वो होता है, हम रोक नहीं पाते हमारे जीवन में। तो ये सारी चीजें जो है हम रोज रोज प्रतिपल देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जिससे कि ये काम सरल होता जा रहा है। और इसी का मतलब है ना, शिव भी कहते हैं अघोरी वो है जो सरल है, जो भेदभाव नहीं करता, उसी को अघोर कहा जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सरल। यहाँ 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, -3 हैं, सभी लोग हैं। तो कल हमने काफी बातें करी, और हमने ये चीज जानी कि अगर सेल नहीं होगा तो हम कोई भी रैंक ले लें, हमारा इनकम प्रभावित होता है। और अगर सेल होता है तो 2A 3A 4A भी जो है लाख लाख रुपए तक कमा लेते हैं। तो ये हर महीने इनकम बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये इस टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो। अभी भारत में 3 लाख मशीनें हैं, और मुझे लगता है कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा फैलेगा, 3 लाख से 30 लाख भी होंगी। तो 30 लाख में हमारा शेयर कितना है? तो सबसे ज़्यादा शेयर अगर भविष्य में होगा तो वो वाव फाउंडेशन का होगा, और इस बात में कतई भी कोई डाउट नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कल से मोटापे पे, और मोटापे पे आज भी हम कुछ वीडियोस चलाएंगे। और आज कार्बन डाइऑक्साइड को समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है रोज ही सांस छोड़ते हैं, और उसी सांस छोड़ने को जो हम छोड़ते हैं, सांस जो लेते हैं उसमें हम हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, काफ़ी चीज़ें लेते हैं। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारे फेफड़ों के माध्यम से जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें किडनी का रोल होता है। किडनी जो है हमारी, और हमारे फेफड़े हमारे पीएच को बैलेंस करते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तब हमारी स्प्लीन मतलब तिल्ली
उसका रोल होता है। तो जो स्प्लीन हमारी खराब हो जाती है, सूज जाती है, तब हम सांस को छोड़ नहीं पाते, और उसी को विज्ञान अस्थमा बोलता है कि आप अस्थमेटिक हो गए, मतलब आप सांसों को आप छोड़ नहीं पा रहे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आप छोड़ नहीं पा रहे। तो विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से परिभाषित करता है, आज हम इस चीज को भी समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से सभी लोग परिचित हैं, आज यहाँ पे 300 से 800 लोग जो हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है एसिड, है ना, जो हम छोड़ते हैं। और इसी को लेके आज हम काफी कुछ चर्चाएं करेंगे, उस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ये लेक्चर्स जो हैं काफी बड़े बड़े, लेकिन हम सिर्फ 4-5 मिनट के लेक्चर्स लेंगे, और मोटापे की परिभाषा भी समझेंगे। इसका एक फ्लायर भी हम जारी करने वाले हैं। अब नए नए फ्लायर जो है परसों से आना प्रारंभ हो जाएंगे, जो आप जो है आपके स्टेटस पे लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से कितना सरल है, दुनिया को बता सकते हैं आप, और इससे मशीनों को बेचने में काफी गति आएगी। तो ये नए नए फ्लायर्स जो है हमारी बैकएंड में टीम डिजाइन करने में लगी है। तो कोशिश है कि हर 2-3 दिन में एक नया फ्लायर आप लोगों को मिले, और ये सारे फ्लायर आप लोग संग्रहित करके रखेंगे, और जब भी इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं जैसा आपको लगे। ये सारे फ्लायर्स समय समय पे आपको 2-2, 3-3 दिन बाद दिए जाएंगे। तो ये फ्लायर्स आपके जीवन में क्या करेंगे, ये जब आपके स्टेटस पे जाएंगे, ये जब आपके फेसबुक पे जाएंगे, तो जो है दुनिया इसको पढ़ेगी और समझेगी कि मोटापे का कारण क्या है। अगर वो मोटे हैं तो जो है मोटे की परिभाषा उन्होंने इस एंगल से कभी देखी ही नहीं होगी दुनिया ने, और मोटापा कितनी आसानी से कट किया जा सकता है, इसको तो हम समझेंगे हमारे आने वाले सत्रों में। तो वापस हमारे कार्यक्रम डिजाइन हो गए। आज हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम जगदलपुर में है, जो उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हमारा कार्यक्रम जो है संबलपुर में है, बलांगीर बरगढ़ में है। तो ऐसा करते करते फिर हम जो है 3-4 दिन रायपुर में रहेंगे। ऐसा करके जो है ये सत्र सारे आगे बढ़ते रहेंगे, फिजिकल और आपका वर्चुअल। तो एक छोटा वीडियो है, उसको ध्यान से समझते हैं। एक वीडियो इंग्लिश में भी यहाँ प्ले करेंगे, तो मोटापे की परिभाषा आप समझेंगे। मैंने बताया है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो हम सांस जो छोड़ते हैं, इसीलिए सांसों को छोड़ने पे भारत ने बहुत ध्यान दिया। हमारे सारे ऋषि मुनि हम देखते हैं जो है बिल्कुल स्लिम ट्रिम हमें दिखते हैं। और ये जो प्राणायाम का इजाद क्यों किया गया, इसके पीछे भी आपको समझ में आएगा। सांसों को धीरे धीरे छोड़ने का जो विज्ञान है, उसके क्यों ऐसा बोला गया, सांसों को धीरे धीरे छोड़ो, लंबे समय तक छोड़ते रहो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है ना। वो भ्रामरी क्यों किया गया, कपाल भाती का क्या मतलब है, उसके बाद जो है आपका भस्त्रिका जो है वो किस प्रकार से काम करता है, तो कौन सी डिजीज में कौन सा प्राणायाम काम करता है, उसकी भी गूढ़ता को हम समझेंगे। और आपको आज योग भी समझ में आएगा धीरे धीरे जब ये सत्र बढ़ेंगे। तो आपको योग पूरा और प्राणायाम की जो आपको प्रासंगिकता है, प्राणायाम क्या है, वो आपको समझ में आने लगेंगे। प्राणायाम क्यों करना है, प्राणायाम से होता क्या है। तो आज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी हम समझेंगे। कल भी हमने देखा था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जो है, जो तनाव जो हमें होता है ना, जो उस तनाव के कारण जो डैमेजेस होते हैं, और उस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है देखने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे वीडियोस को कट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को आज बहुत अच्छे से समझते हैं। 5-5 मिनट चलाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले एसिड और बेस का रेगुलेशन आप अपने दैनिक जीवन में अपने व्यवहार को बदलकर कैसे संतुलित कर सकते हैं बिना कुछ खाए और पिए। तो आप चाहे तला भुना खाओ, चाहे आप देसी घी खाओ, चाहे आप हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां खाओ, फल फूल खाओ, चाहे कंदमूल खाओ, चाहे तो आप चीनी खाओ, ये सब आपके शरीर में जाकर के एसिड ही बनते हैं। और उस एसिड का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैंने जो है माइक लगाना भूल गया, मैं माइक लेके आता हूं। और कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एसिड और बेस क्या होता है। एसिड और बेस को समझने के लिए यहां पे एक लंबी सी लाइन खींच देता हूं। यहां पर लिख देता हूं 0, यहां पर लिख देता हूं 14। 0 से लेकर 14 के स्केल में नापा जाता है। 1 से लेकर 7 नंबर आता है। जो 7 नंबर होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल।
ठीक है। और जो 7 से कम होता है उसको बोलते हैं एसिड, जो 7 से ज्यादा होता है वैल्यू उसको बोलते हैं बेस। 7 को बोलते हैं हेवन, इसीलिए उसका पीएच है न्यूट्रल, न तेरा न मेरा, न ज्यादा बेस न ज्यादा कम। और हमारे शरीर का पीएच जो होता है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। और हमारे शरीर का पीएच डिसाइड करता है हमारा खून यानी ब्लड, यही पीएच होता है हमारे ब्लड का। अगर हमारे शरीर का पीएच इससे कम होता है तो जो बीमारी होती है, जो मेटाबॉलिक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। जब हमारा शरीर का पीएच यानी हमारे शरीर के ब्लड का पीएच अगर 7.45 से बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एल्कालोसिस। तो हमारा शरीर न तो एल्कालोसिस की तरफ जाना चाहिए न तो एसिडोसिस की तरफ जाना चाहिए। हमारे शरीर का जो बफर है मेंटेन करके रखना चाहिए, और इस मेंटेनेंस को करने के लिए हमारे शरीर का 3 प्रमुख अंग जिम्मेदार होते हैं। पहला होता है हमारा इंटेस्टाइन, जो कि मैंने आपको इस वाले भी वीडियो में बता चुका हूं। दूसरा जो होता है हमारी किडनी, जो मैं आपको इस वाले वीडियो में बता चुका हूं। तीसरा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं लंग। हाँ, लंग ही बोल रहा हूं, ये हमारा हो गया लंग। पीएच आखिर में होता ही क्या है, इसको गहराई से समझते हैं ताकि बाकी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाए। पी और एच, पी मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन के पाए जाने की संभावना जिस सॉल्यूशन में होती है उसको बोलते हैं पीएच। जैसे कि मान लो कि आप हमारे पास ये 2 प्रकार का पानी है और इस पानी में हमने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, और इसमें एक में हम डाल देते हैं नींबू और दूसरे में हमने डाल दिया एक खाने वाला सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, इसको हमने मिक्स कर दिया। आइए हम देखते हैं इसका पीएच कितना है। ये हमारे नींबू का पीएच कितना है, और हमारे पास जो हमने खाने वाला सोडा है इसका पीएच कितना है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। जिस कलर से मैच करेगा वही उसका पीएच माना जाएगा। नींबू का कलर कितना होता है, देखो 4 है, 4 और 3 और 4 के बीच में है। और वहीं पे देखिए इसका जो कलर है 7.5 और 8 के बीच में। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि हमारा जो डेली का जो हम खाना खाते हैं इस टाइप से, चाहे हम कोई फ्रूट्स खाएं, कुछ भी खाएं, वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, ज्यादातर एसिड ही होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सॉल्यूशन का पीएच कम है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। इस पीएच का परिभाषा दूसरे तरीके से यह भी दिया जाता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिक आयन, ये वाला पीओएच, ये भी बोला जाता है। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा वो एसिड, जिसमें हाइड्रोक्सिक आयन ज्यादा होगा वो बेसिक। कुल मिला जुला के हम आपको ये कहना चाहते हैं, जहां पे हाइड्रोजन आयन होता है उसको एसिडिक बोलते हैं, जहां पे ओएच आयन ज्यादा होते हैं उसको, जिस सॉल्यूशन में ओएच आयन ज्यादा होते हैं उसको बेसिड बोलते हैं। लेकिन ये वीडियो तो हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड में न तो हाइड्रोजन है न तो हाइड्रोक्सिल आयन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड कैसे है, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इसको मिटाना होगा मुझे। जब हम अरे मोरे मैया रे, आप सब नीचे कमेंट करके बताइए क्या मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लेना चाहिए कि नहीं, बहुत परेशान कर रहा है ये सब। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी को समझने के लिए आपको करना होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये होता है गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे ब्लड में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ब्लड में जो है गैस घूम रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये जो है दूसरे फॉर्म में होता है, पानी से रिएक्ट करके इसको बनाता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस फॉर्म में रहता है। अभी जैसा कि इसका नाम ही पढ़ा है एसिड, इसका मतलब ये एसिड है। फिर आगे चल के यही कार्बोनिक एसिड HCO3- और H+, ये देखिए H+ आ गया। इसका मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ एसिड नहीं है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं हाइड्रोजन आयन के रूप में हमारे शरीर में, इस वजह से ये एसिडिक है। ये तो बायोलॉजी वाले कहते हैं, केमिस्ट्री वाले कहते हैं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जिस रूप में है जहां है वो एसिड है। एसिड को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। एक होता है लुईस बेस तरीका। लुईस बेस तरीका बोलता है जब किसी को लोन पेयर किसी से उधार लेते हैं, उधार लेने की क्षमता जिस कंपाउंड में होता है उसको एसिड बोलते हैं। तो इसको जो है लोन पेयर लेने की क्षमता है, इस वजह से एसिड है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मिला जुला के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में एसिड होता है। और जो भी हम खाना खाते हैं
इसका जो बाई प्रोडक्ट है, ये सारे बाई प्रोडक्ट अंत में कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, उसको बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सांस लेना होगा। सांस देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांस का जो कंट्रोल होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है इनवॉलुंटरी। इनवॉलुंटरी का मतलब कि हमारा शरीर में चाहे हम सांस ना लें तो भी हम सांस लेते रहते हैं, हमारी सांसें चलती रहती हैं। जैसे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, गाना गा रहे हो, घूम रहे हो, डांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी सांसें कभी रुकती नहीं, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हमारा जो एक ब्रेन होता है, ये ब्रेन के अंदर जो ये हमारा ये स्टेम होता है, इसी स्टेम से जो है ये रेगुलेट होता है हमारा इन्वेंटरी। दूसरा चीज होता है वॉलंटरी, जिसको हम खुद से रेगुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल आपको बताना चाहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं डिटेल में कि हम वॉलंटरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालकर अपने शरीर का पीएच कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके पहले आपको जानना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने का तरीका और समझ में आ जाएगा, तो आपको शरीर से बाहर निकालने का तरीका ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो उसके पहले आप समझते हैं, ये हमारा लंग है, हवा गया अंदर, उस हवा में मिला है ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो इसके अंदर होते हैं ढेर सारे एल्वेओलाई, यहां बाहर निकाल देते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह से लगे होते हैं। और इसी के किनारे किनारे लगा होता है आपका ब्लड कैपिलरी, जिसमें खून बहता रहता है। इस चीज को समझाने के लिए हम आपको जो है थोड़ा यहां से अच्छे से समझा देते हैं। ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी है और ये हमारे पास है एक एल्वेओलाई। इस एल्वेओलाई में हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन चला गया हमारे ब्लड में, ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया। ब्लड कैपिलरी में अभी आराम से तैर रहा है, घूम रहा है, कहीं और गया नहीं, अब अंदर ही। अंदर ब्लड के अंदर ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं और वो रेड रक्त कणिकाएं, आरबीसी। तो आरबीसी के जो कणिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह से होती हैं। ये रेड कलर की होती है, मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं आसानी के लिए। और ये जो रेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत लंबा चौड़ा है इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के सेंटर में यहां पर होता है एक लोहा को बोलते हैं आयरन। यही है लोहा, जो लोहा लोहे से टक्कर लेता है, यानी आपके ऑक्सीजन को पकड़ के अपने पास बैठा लेता है। ठीक है, ये आपका जब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया, यहाँ के ऑक्सीजन बैठ गया। जो हमारे पास ये हीमोग्लोबिन होता है, ये जो एक प्रकार के यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो है 4 ये जो है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, पिगमेंट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन टोटल 4 बैठ सकते हैं। एक ऑटो टैक्सी है और टैक्सी में ड्राइवर वाले भैया कहते हैं कि 4 सवारी से ज़्यादा नहीं, 4 सवारी से ज़्यादा नहीं, तो इसमें सिर्फ 4 सवारी ही बैठ सकते हैं, 2 पीछे। और एक जो है ऑटो वाला भैया एक इधर बैठा लेता है, एक इधर बैठा लेता है, ऐसे करके चलाता है, और यही ऑटो वाला भैया जब यहाँ पे कैपिलरी के पास आता है तो ऑक्सीजन को देखता है तो बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे ऑटो में बैठो, मेरे ऑटो में बैठो, मेरे ऑटो में बैठो। एक सवारी 4 बाग, आलमबाग 10 रुपये, आलमबाग 10 रुपये, आलमबाग, आइए बहन जी, बैठिए। यहाँ पे ढेर सारे हीमोग्लोबिन होते हैं जो ऑक्सीजन को पकड़ अपने सीट पे बैठाने के लिए मारामारी होती रहती है। ओके, अब हमारा ऑक्सीजन इस आरबीसी के ऊपर बैठा हुआ है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो है ब्लड कैपिलरी के माध्यम से आपके शरीर के हर अंग में जाएगा। कहां जाएगा? आपके ब्रेन में जाएगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, आपके किडनी में जाएगा और आपके लीवर में जाएगा, आपके मसल्स में जाएगा। सबसे बड़ी चीज मसल्स आप कभी मत भूलिएगा। ये जब पूरे शरीर में जाएगा और ऑक्सीजन का काम होता है, सिर्फ एक काम होता है, जलाना। जैसे कि बाहर अगर आपके पास कोई इस तरह से बाटल हो और उसके अंदर कुछ दीपक जला दीजिए और ढक्कन बंद कर दीजिए, जैसे आप ढक्कन बंद करेंगे वो जलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ को जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यही ऑक्सीजन हमारे शरीर को जलाती है। आग तो है नहीं, तो फिर मतलब जलाना क्या होता है? किस चीज़ को जलाती है? वो 3 चीज़ को जलाती है। उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, इन दिनों को जलाएगी और जलाने के बाद यहाँ पे एसिटाइल
एक प्रकार का कंपाउंड बनाता है और यही कंपाउंड आगे चल करके क्रेब्स साइकिल में जाता है जिसमें जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन ऑटो पे बैठ के आया था और यही ऑक्सीजन की वजह से पूरे शरीर में गया और जो है हमारे शरीर का कार्बोहाइड्रेट को जलाया, प्रोटीन को जलाया, फैट को जलाया। जलाने के बाद एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट बना जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर बाहर निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या होगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे कोशिकाओं में है इसको हमको लंग तक यानी हमारे जो है फेफड़ा तक लेके जाना भी पड़ेगा। इसको ढो के कौन लेके जाएगा? उस जो ढो के लेके जाने वाला है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। मैं यहाँ से फिर से बना देता हूँ। इस तरह से बनाया था हीमोग्लोबिन। यहाँ पे आयरन होता है। तो वही वाला ऑटो टैक्सी, उसके पास 4 नहीं 8 सीटें होती हैं, 4 ऑक्सीजन के लिए और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। याद रखें वो जो 4 सीटें होती हैं ऑक्सीजन के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए रिजर्व है, उसमें कभी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बैठ सकता। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीट रिजर्व है वहां पे कभी ऑक्सीजन नहीं बैठ सकता। तो हीमोग्लोबिन के देखिए 2 भी काम हो गए। एक तो आपके शरीर आपके जो है रेस्पिरेटरी से आपका ऑक्सीजन लेके पहुंचाता है और वहां से जो है बाई प्रोडक्ट रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। तो वापस लाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कहता है, जैसे ऑटो वाला भैया कहते हैं कि भाई चारों सीट तो फुल है, बैठोगे कहाँ? तो कहता है पीछे लटक जाओ, 2 इस साइड लटक जाओ, 2 इस साइड लटक जाओ। तो हम लटका देते हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एक यहाँ लटक गया, एक यहाँ लटक गया, एक यहाँ लटक गया और एक यहाँ लटक गया। तो ये जो है बाहर लटका दिया और लटकाने के बाद जो है ये आगे फिर वहाँ से वापस लेके आएगा कहाँ पे? इस लंग में। और लंग में आने के बाद यहाँ पे इसको छोड़ देगा। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। तो अब तो ये हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे बनता है। तो हम जो भोजन करते हैं, जितनी बार भोजन करेंगे उतनी बार कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जितनी बार हम रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहीं पर रोल आता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और इकट्ठा हो रहा है, जितना जो है जाना चाहिए उतना जा नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा कारण ये मोटापे का बनता है। तो अगर मेरे शरीर में अगर ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम कब हो जाता है? जब मेरा बॉडी एसिडिक हो जाता है। मतलब एसिडिक कब हो जाता है? जब CO2 बढ़ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से मोटापा हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना, मैंने खाया और पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो है उसका पूरा गैस बनेगा। और जो गैस बनेगा हम देखते हैं मुंह से डकार आना, नीचे से जो है गैस पास होना। तो जो है हम देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वेट गेन का कारण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का एसिड है। तो यहाँ पर फिर रोल आता है टेक्नोलॉजी का कि मैं मेरे शरीर को एल्कलाइन कर पा रहा हूँ क्या? मैं प्राणायाम कर रहा हूँ क्या? मैं सांसों को धीरे धीरे लंबा छोड़ रहा हूँ क्या? मैं शंख बजा रहा हूँ क्या? अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ तो कोई व्यायाम ही नहीं हो रहा है। हर ऑर्गन का एक अपना व्यायाम है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली जब एसिड बढ़ेगा तब जो है मोटापा बढ़ेगा। तो एसिड बढ़ेगा और मोटापा बढ़ेगा। तो ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। ये तो समझ में आ गया कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है, 4 सीटें होती हैं, और हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है और फेफड़े तक पहुंचाता है। ये बात तो आज समझ में आ गई। लेकिन ये भी समझ में आया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है। जब भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो है वो हमारा शरीर जब हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जो कहते हैं ना, योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी 3 बार खाता है। मतलब जितनी बार हम भोजन करते हैं उतनी बार हम रोगी होते जाते हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? बॉडी में हम एसिड को ही बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमेशा बात हुई है ना, ये पानी पीने पे बात नहीं हुई है शास्त्रों में। शास्त्रों में बात हुई कि खाने पे बात हुई। जितनी बार हम खाएंगे, ज्यादा बार बार खाएंगे तो हम रोगी होते चले जाएंगे। इसलिए योगी जो है 1 ही बार खाता है। और जो है हम देखते हैं कि जो है वो लिक्विड लेता है, पानी लेता है, पानी पीता है। तो पानी करता क्या है? हाइड्रोजन करता क्या है? तो हाइड्रोजन जो है, अगर अच्छा वाला पानी में पीता हूँ, झरने वाला पानी पीता हूँ, अल्कलाइन पानी में पीता हूँ, तो उससे अगेन ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। शरीर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम हो जाता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जो लोग अमरनाथ नहीं जा पा रहे थे, जो लोग अपने घर का चढ़ाव नहीं चढ़ पा रहे थे, जैसे ही उन्होंने कैंगन वाटर पीना प्रारंभ किया, 3 से 6 सप्ताह के अंदर उनके फेफड़े इतने मजबूत हो गए कि वो लोग अमरनाथ चले गए। जो 3-3, 4-4 साल से वेटिंग में थे, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी
क्योंकि वो उस लायक नहीं थे कि उनको वहां पर भेजा जाए। पहाड़ चढ़ने के लायक जो नहीं थे वो लायक बन गए, तो उसका कारण था कि उन्होंने अपने शरीर में एल्कलिनिटी को बढ़ा दिया, है ना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की भी आज बात करेंगे, लेकिन आज जो हमारा जो चैप्टर है कि भाई मोटापे का रीजन क्या है, अगला वीडियो इंग्लिश में है 21 मिनट का, उसको हम 5 मिनट में खत्म करेंगे उस वीडियो को, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि अगर आपका वजन 10 किलो है तो 10 किलो अगर आपका वजन है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। और इस चीज के मैथमेटिक्स ऑफ वेट लॉस की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड हम व्यायाम करके निकालेंगे या हम टेक्नोलॉजी से भी CO2 को निकाल सकते हैं, है ना। हो सकता है ये सेशन आपके कुछ ना कुछ आपको कुछ दे जाए लाइफ में, लेकिन हमारा काम है अच्छी चीजों को शेयर करना आपसे। तो द मैथमेटिक्स ऑफ वेट लॉस से क्या कहता है ये, इंग्लिश में इसको हम फटाफट फटाफट इसको हम लेंगे, और ये बहुत बड़ा इक्वेशन है जो आप समझ जाएंगे। Right. Well, I might get myself into a position here and on the red carpet. I don't think I need to introduce myself, do I? But this is the last talk for the day. We will have a little bit of wrap up after this, and we will have a little time to reflect and maybe some questions. I know some of you will want to get home, but let's get cracking because we've got about, well, probably 12 minutes is my talk. Maybe it might go for 15, so don't panic if that thing goes over. So, here we go, the mathematics of weight loss. Well, let me start with this. Last year, I went surfing. To me, becomes nothing. Doesn't exist anymore. I guess. That's a very good question. Good question. What a fascinating question. What would you say? It goes right in the crapper, mate. Sweat Moisture and sweat. evaporates. Evaporate. For their ass. His poo? Ends up at Bondi Beach. That's where it goes. Well, basically, you burn it up as energy. You burn it as energy? Heat energy. Burnt. In energy. Burn it as energy? Heat. Oh. I don't know. Yeah, You got me there. I'm not quite sure. So what the heck is going on? I have just 6 oxygen atoms. That's very important and helpful for later. But this is the average fat molecule, C55 H1O4O6. So let's be very clear about this. The difference between that and that is C55 H1O4O6. I kid you not. And the difference between that and that, same thing, C55 H1O4O6. So how does this stuff get out of a human body? Well, here's the general equation. Looks pretty sort of interesting, slightly complicated. Not if you've done some year 10 chemistry, surely. This is year 10 chemistry, although, well, it's not really, but here's what it says. Fat plus oxygen gives you carbon dioxide and water. That's what it becomes. And this, biochemists have known this for ages. You inhale that, you exhale that, that's what happens to it. Amazing. Now, that little arrow there is kind of oversimplifying something called biochemistry. That's 3 years at university. And my apologies to the biochemists. I don't mean to oversimplify, but I'm trying. यहाँ पर फैट का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है C55H104O6, मतलब जो चर्बी होती है। बाद में इधर ऑक्सीजन लिखा हुआ है जो हम सांस लेते हैं, और उस इन चर्बी और ऑक्सीजन इसका जो शरीर में रिएक्शन होता है, तो जैसा हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जो है पानी बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। जितना भी हमारे शरीर में चर्बी है और कितनी चर्बी है वो भी हम आने वाले चीजों में देखेंगे। तो चर्बी प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। to get to the crunch. It's really complicated. It doesn't just come out of you for no reason. You've got to do stuff. Eat less, move more. We'll come to that in a minute. But look, when you want to lose weight, you want to lose kilograms. That's all kilograms, all that stuff there. So what do people say? Heat. It burns up as energy, because that's what we've been telling them all this time. And it's very confusing because energy has different units, kilojoules, or you might use calories. And yes, that's heat, that's motion when you move, or it's thinking, your brain needs energy, or it's growing. But that's not where the fat goes.
So what are we talking about here? Well, let me just show you a couple more things. So I've got some carbon dioxide here in its frozen form. We call it dry ice. It's carbon dioxide. It has mass. Thing is, you're not used to seeing it. But here's some dry ice. And it's heavy. And if you put it in water, lo and behold, it does this cool thing and bubbles. Like you've all seen that before. Well, that's carbon dioxide and water. That's what fat is kind of made out of. But it's not fat. I'm not making fat. That is not fat. So how does that become fat? Well, it doesn't just like that. It becomes sugar first. Plants make fat. Well, they start the whole thing. A plant takes 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water, uses an amazing chemical called chlorophyll, holds them together, and then sunlight comes in and it binds those molecules together and it becomes sugar. C6H12O6 is glucose. Fructose, same formula, C6H12O6. Sucrose is glucose plus fructose stuck together minus an H2O molecule, so it's, do the maths, C12H22O5. Right, well, here's some. This is sucrose. Plants make it. And it's this stuff joined together. It's now got chemical energy holding these molecules together so they don't just fly around like that. And by the way, if you drink that, 600 ml of lemon-flavoured soft drink, you'll get 17 teaspoons of this stuff are in there. I'll just quickly show you what that looks like. Here's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Right. So if you drink that, it's the equivalent of doing what I just did with a spoon, except munching it all down. Exactly the same, no difference. So if you do that, then what happens? Well, let me explain something else that I've been telling kids for a little while, and they get this. So when you eat food, it's not in your body straight away. If you swallow that sugar, it's not in you yet. So here's a pool noodle, right? It's got a hole running through it, and here's an almond. And if I put the almond in there, it can go all the way through and out the other end. Whoop-de-doo. Here's another almond. If I put an almond in here, where's the almond? You would say the almond's in the pool noodle. Okay, but is it in the foam that the pool noodle is made of? No, of course not. It's just in the hole that runs through it. That's food. You swallow food, it's not in you. It's in the hole that runs from here to the back door. And getting food into you is called digestion. So with this stuff, you've got to break the bond that's holding the fructose to the glucose. And as soon as you do that, then that stuff can cross the barrier, your internal skin, and into your body, and then it can go around in your blood. That's digestion. But now, it's not metabolism yet. It's got to go into your cells and then you've got to burn it up. And if you don't burn it up, if you eat all that sugar after you've had your 3 meals in the day, your body doesn't waste it, doesn't come out here. The stuff that comes out the back door was never in you. Apart from a few molecules of cholesterol, it's just fibre that you couldn't digest, plus the bacteria that live in your gut. You lose about 500 billion of those in one single sitting. They're tiny. That's many times the population of the Earth. Minus 196, it's very handy to go a little bit clear at the top. The nitrogen in here, air is 79% solidified, but when you breathe it out, it turns out that that's really simple too. This is year 10 chemistry and year 10 maths. You need the periodic table of elements, 2.59. What about the hydrogen? So how much carbon dioxide molecules and water molecules? There's a really key is that I'm going to go out with carbon. So I'll chuck that up there, and I've got 2 to go. So 2 times that, there we go. Chuck that with the hydrogens, because they're going to go out with some hydrogen. And now I can figure out the ratio of carbon dioxide and water from my fat. So there's the totals, and now we just got to divide it by the total, and you get 84% will go out as carbon dioxide and 16% will go out as water. So here's the answer then to my big fat question. 84% of fat is exhaled, 16% is excreted as water somehow. It can be in your urine, in your feces, sweat. That means that 10 kilograms of fat becomes
8.4 kilograms of invisible gas that you breathe out. That's amazing. Every time you're doing some exercise and your breathing rate goes up, you're losing more weight than when you're sitting down and not breathing as rapidly. And 1.6 kilograms will come out as water. Now, we don't know. यहाँ ये बताया गया कि ये जो कोल्ड ड्रिंक जो है लेमन वाटर, उसमें 17 चम्मच शुगर पाई गई। और इस प्रकार से जो लोग हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, बार बार शुगर लेते हैं, शरीर उसकी चर्बी बनाता है। इस चर्बी से ट्यूमर बनते हैं, इस ट्यूमर से कैंसर बनते हैं। कई बार ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस होता है, कई बार नॉन कैंसरस होता है। अधिकतर शक्कर से बनने वाले ट्यूमर कैंसरस होते हैं। और अगर आप मोटे हो जाते हैं, तो ये जो ट्यूमर होते हैं, अगर 10 किलो का ट्यूमर है तो उस पर 8.4 kg जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पिछले वीडियो में देखा कि वो एसिड होता है। और बाकी जो यहाँ दिख रहा है, मतलब अगर 10 किलो किसी आदमी की चर्बी है ना, अगर हम चर्बी वाली इक्वेशन देखेंगे तो वजन के हिसाब से किसमें कितनी चर्बी होती है। अगर कोई 65 किलो का आदमी है तो उसमें 13 किलो चर्बी होती है ना। ये इक्वेशन होता है चर्बी का। तो अगर मेरे शरीर में, अगर मैं 65 किलो का हूं और उसमें 13 किलो चर्बी है, तो अगर 10 किलो चर्बी में 8.4 kg कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एसिड होता है। और ये एसिड जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना जो है बीमारी आती चली जाएगी। तो इस एसिड को, इस चर्बी में छुपे हुए इस एसिड को, मतलब चर्बी में क्या छुपा है, एक्चुअली एसिड छुपा है। मतलब शरीर जितना एसिडिक होगा उतनी ज्यादा जो है शरीर में चर्बी बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा। तो जो जितना मोटा आदमी उसमें उतना ज्यादा एसिड, है ना। ये इक्वेशन सामने आती है। फिर इसी के बाद अन्य रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, माइग्रेन है, ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट अटैक है। ये सारी चीजें होती हैं चर्बी से, क्योंकि चर्बी में 10 किलो चर्बी में 8.4 किलो है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और 1.6 kg आपका पानी होता है। तो पानी कितना कम है और एसिड कितना ज्यादा है, और कितना, इसीलिए जो है यहाँ पर अनुलोम विलोम की बात होती है, यहाँ पर नाड़ी शोधन की बात होती है कि जो भी मोटा इंसान है, अगर वो प्रॉपर 1 घंटा अनुलोम विलोम करेगा, उसके पास अगर समय है, तो प्रॉपर वो इस चर्बी को में से इस एसिड को निकाल पाएगा और धीरे धीरे वो स्लिम ट्रिम होता चला जाएगा। या फिर वो हमारे जो प्रयोग है वो करता है, टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो जब बॉडी अल्कलाइन होगी तो ये फैट जो है, ये CO2 गायब हो जाएगा शरीर से। और अगर प्रतिपल जब हम रोज 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर पानी पिएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है इसमें नेचुरल वेट लॉस होने लगता है। लेकिन जब हम तेल की चिकनाई बंद करते हैं तो एक्चुअली ये फिर वेट लॉस दिखता है हमको। और जब हम 0 कैलोरी डाइट पे आते हैं, जो ककड़ी है, टमाटर है, आपका लौकी है, जो 0 कैलोरी डाइट है, उस पर जब हम आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बॉडी अल्कलाइन होने लगती है। और कैंगन वाटर के कई प्रयोग तो हम लोग देख चुके हैं। तो ये इक्वेशन एक बहुत बड़ा इक्वेशन है जो हमें चौंका देता है कि अगर मेरे बॉडी में 10 किलो अगर चर्बी है, तो उसमें से 8.4 kg तो CO2 है। वो CO2 क्या है, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, वो एक एसिड है। तो ये जो एसिड है, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जितना एसिड बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती चली जाएगी तो शरीर हमारा काला पड़ता चला जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ रही है, तो ये 2 तरीके हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से निकालने के। एक तो है प्राणायाम, जिसमें हम धीरे धीरे जो है सांसों को छोड़ते जाते हैं। लेने पे कम जोर दिया जाता है, सांसों को लंबे समय तक छोड़ने पे जोर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। कोई भी आप प्राणायाम उठा लीजिए, उसमें जो है ओम का उच्चारण कर लीजिए। इसमें हम सांसों को छोड़ने पे बात करते हैं। और दूसरा है, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, हम शरीर को एल्कलाइन करने की बार बार कोशिश करते हैं। तो जितनी बार हम शरीर को एल्कलाइन करते हैं, उतनी बार चर्बी पिघलती है, और चर्बी जब पिघल जाती है तो ऑटोमेटिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शरीर से निकल जाती है। तो बॉडी में बचती है ऑक्सीजन। और इसीलिए जब ऑक्सीजन शरीर में बढ़ती है तो शरीर की झुर्रियां, व्रिंकल्स जो हमें दिखते हैं, वो खत्म होने लगते हैं। शरीर पे पड़ रही झुर्रियां, शरीर की चमड़ी की इलास्टिसिटी का कम हो जाना, ये कब होता है, जब शरीर में CO2 बढ़ता है, एसिड बढ़ता है। तो जो लोग बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजें प्रतिपल खाते रहते हैं, उनकी चमड़ी देखते हैं, उनकी स्किन देखते हैं। और जो लोग जो है अनार, एप्पल, मौसम्बी, ककड़ी, टमाटर, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनकी चमड़ी देखते हैं। तो जमीन आसमान का फर्क हमको दिखता है जब हम ग्रीन जूस, रेड जूस लेते हैं, है ना। तो क्यों कैंसर ठीक हो रहा है, बिकॉज कैंसर जो है इट लव शुगर। और शुगर हम देख रहे हैं कि शुगर से कितना ज्यादा जो है, कितनी जल्दी से उसका कन्वर्जन बॉडी चर्बी में करती है। और कैसे एसिड, शुगर मतलब जो है एसिड
इसलिए बॉडी में हम कहते हैं कि जो है जितना कम शक्कर खाएंगे, जितना कम कैलोरी का भोजन करेंगे, जैसे गाय करती है 0 कैलोरी डाइट, बकरी करती है 0 कैलोरी डाइट, 38 प्रकार की पत्तियां खाती हैं, तो हम देखते हैं बकरी का शरीर हम देखते हैं, हम गाय की बॉडी देखते हैं, परफेक्ट अलाइनमेंट में होती है। तो ये जो है हम ये सारी चीजें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमको अब ये समझ में आ रहा है सूत्र की जितनी ज्यादा शरीर में शक्कर जाएगी उतना ज्यादा CO2 बनेगी, और CO2 मतलब जो है इट इज नथिंग बट एसिड। एसिड तो एसिड को निकालने के क्या तरीके हैं? प्राणायाम, जिससे हम लंबी लंबी सांसों को छोड़ने पे जोर दें। डीप ब्रीदिंग जिसकी हम बात करते हैं, उसके बाद डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होने के बाद प्राणायाम, दूसरा है तो फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके जो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम बॉडी को इमीडिएटली अल्कलाइन कर दें। तो जैसे ही हम कैंगन वाटर पीते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगता है, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से जो है वो देख पाते हैं। जब भी हम पानी पीने के पहले का हमारा स्तर ऑक्सीजन का और पानी पीने के बाद इमीडिएट जो है ऑक्सीजन बढ़ने लगती है। तो वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉडी जब अल्कलाइन होगी तब ऑक्सीजन बढ़ेगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल जाएगी। तो दो तरीके हमने देखे, एक टेक्नोलॉजी सरल है, प्राणायाम के लिए समय चाहिए, नॉर्मल हम जो ब्रीदिंग करते हैं वो मोटापे को कम नहीं कर सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च आपके सामने जो है हमने इसको यहाँ पर आपको शो किया है। तो इन्हीं सारी चीजों में हम 8:17 हो चुके हैं, यहीं कल हम ऑक्सीडेशन को भी देखेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन सब चीजों को भी हम कवर करेंगे, और उसके बाद कल उस स्लाइड्स को आगे बढ़ाएंगे कि मोटापा क्यों बढ़ता है ना। तो थोड़ा सा कल गंभीर बातें होंगी, कल और परसों दो दिनों में फिर हम इस सत्र को कंप्लीट करेंगे। सो खान साहब आज ईद है, आए हैं क्या? आई थिंक खान साहब तो नहीं है। तो आज हमने काफी गहरी चीजें समझी हैं, हो सकता है ये कुछ इंग्लिश में है ये वीडियोस, लेकिन बड़े काम के हैं। ये वीडियोस ये बताते हैं कि शक्कर खाना कम करिए, अगर शक्कर खाना जारी रखेंगे तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उतना मोटापा बढ़ेगा, और जितना मोटापा बढ़ेगा उतना आप एसिडिक हैं, ये मान के चलिए। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है आपस में, और एसिड को कम करने के तरीके भी हमने यहाँ जाने, जो हमने प्राणायाम की भी यहाँ बात हुई है। कल और डीप में हम भ्रामरी, भस्त्रिका और इन प्राणायाम को समझेंगे, क्या करने से आयु बढ़ती है, क्या करने से आयु घटती है, इन सारी चीजों को हम और डिटेल स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, और हम एक अच्छा बदन बना सकते हैं, हम एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं। जो मैंने कल बताया था कि अगला हमारा जो कैंपेन, मैं भी माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, या मैं भी एक फिल्म स्टार जैसी बॉडी चाहता हूँ। इस कैंपेन में ये जो आज जो 2 वीडियो बताए मील का पत्थर साबित होंगे। जितनी 0 कैलोरी डाइट हम लेंगे, जितना हम लौकी, टमाटर, ककड़ी या ऐसी चीजें जिसमें बहुत मिनिमम कैलोरीज हैं, पत्तियां है ना, आपका मैंगो के झाड़ की पत्ती, आपके धनिया पत्ता, पान का पत्ता, ये जितना हमारी बॉडी में जाएगा उतना हमारी बॉडी में से जो है एसिडोसिस कम होगा, हम एल्कलाइन होते चले जाएंगे। और तीसरा तरीका हमने देखा कि जो है हम अगर कैंगन वाटर पीते हैं तो कैंगन वाटर अल्कलाइन है, उसके अंदर जो है OH की मात्रा ज्यादा है, H पॉजिटिव आयंस उसमें से निकल चुके हैं, जो ग्रे पाइप है नीचे उसमें से जो पानी जो वेस्ट निकलता है वो पानी पूरा एसिडिक होता है, और उसमें हाइड्रोजन आयंस बढ़े हुए होते हैं, और इस पानी में OH हाइड्रोक्सिल आयंस बढ़े हुए होते हैं। तो हमने पानी का नेचर बदल दिया, तो ऊपर वाला पानी पीने के काम आता है और नीचे वाला पानी हमारी चमड़ी के काम आता है। डैंड्रफ हो गया है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ रही हैं, तो स्किन का जो pH होता है वो 4, 5, 5.5 के आसपास होता है। तो हमें कहीं भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास संग्रह करने के लिए बॉटल्स हैं, तो ये जो पानी जब नीचे से जो निकलता है, ऊपर से 9.5 निकलता है, नीचे से 4.5 निकलता है, इस पानी को अगर मैं भर के रखूं तो ये डेली मेरे चेहरा धोना है, मेरे बाल धोना है, इतने खूबसूरत बालों की क्वालिटी हो जाती है, इतनी खूबसूरत चमड़ी की क्वालिटी हो जाती है अगर मैं इस प्रकार के पानी का नित्य उपयोग करता हूं, या साधारण पानी से नहाने के बाद इस पानी को बॉडी पे चुपड़ लेता हूं, जिसको हम एसिडिक वाटर बोलते हैं। तो पूरा ब्यूटी रेजिम ही खत्म हो जाता है। मतलब मुझे ना तो किसी कंडीशनर की जरूरत है, ना तो मुझे जो है अननेसेसरी पूरी बॉडी पे साबुन लगाने की जरूरत है। मुझे चमड़ी को मैं जितना ज्यादा एल्कलाइन करूंगा चमड़ी खराब हो जाएगी, और शरीर को मैं जितना ज्यादा एसिडिक करूंगा, एसिडिक पानी पी के बार बार शक्कर खा के, उतना शरीर अंदर से ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। तो ऑर्गन्स को चाहिए एल्कलिनिटी, क्षारीयता, और चमड़ी को चाहिए एसिडिटी। तो हमारे पास दोनों ही प्रकार के पानी निकल जाते हैं। जो 9.5 का पानी है वो पीने के काम आता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, और उसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन है, हाइड्रोक्सिल उसमें आयन जो है प्रचुर मात्रा में है। और हम देखते हैं कि जो नीचे से जो पानी निकलता है 4.5 का, उसमें
हाइड्रोजन आयंस प्रचुर मात्रा में है, उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। नीचे वाले पानी में लोहा डालेंगे तुरंत जंग लगेगा, ऊपर वाले पानी में लोहा डाल के रखेंगे 6 महीने जंग नहीं लगेगा। मतलब मेरे पास दोनों पानी आ गए। चमड़ी के लिए मुझे अब साबुन की जरूरत नहीं है, मेरे पास है आपका नीचे से 4.5 pH का पानी, जिसको मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, नहा सकता हूँ, बाल धो सकता हूँ, चेहरा धो सकता हूँ। और ऊपर से है मेरे पास 9.5 pH का पानी, जिससे मैं मेरी पूरे ऑर्गन्स को नरिशमेंट दे सकता हूँ, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकता हूँ। और जो है ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम इस प्रकार के पानी को हमारे जीवन में लाते हैं तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगती है, घुटने ठीक होने लगते हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे हम शक्कर को कम करते जाते हैं वैसे वैसे जो चर्बी है, गॉल ब्लैडर में पथरी है, किडनी में पथरी है, लीवर के अंदर जो फैटी लीवर है, ये सारी चीजें हमारी ठीक होने लगती है जब हम शक्कर से जो है थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा दूरी। तो आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई हैं। अब ये सारी चीजें अंग्रेजी में होती हैं, इनके प्रेजेंटेशन आप चाहेंगे तो और हिंदी में भी इनको बनाएंगे, लेकिन ऑलरेडी स्लाइड्स में काफी कुछ चीजें हैं। तो जो है स्लाइड्स हमारी आएंगी। 7:22 हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आपका कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो जो है यस टाइप कर सकते हैं। और जो है अनुसुया जी, हाँ अनम्यूट करिए खुद को। हाँ जी, अनम्यूट करिए मैडम, अनम्यूट करिए आप अनुसुया जी खुद को। आप अनम्यूट नहीं कर पा रही मैडम, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर मेरे आंखों से, दोनों आंखों से छोटी सी साइज छोटी सी साइज के जो शेडो निकलती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? आपको गेहूं के ज्वारे का पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर रोज खाली पेट लेना चाहिए। गेहूं के ज्वारे का पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर टाइप करेंगे तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। तो वो आप लीजिए रोज सुबह 9.5 के पानी में 1 चम्मच जो है डेली लेना है। चम्मच 3 ग्राम का आता है, डेली लेंगे एम्प्टी स्टमक। और उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाएंगी। 15-20 डेज में पूरे सर्किट रिपेयर हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगी बात। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। साकिब जी अनम्यूट करें। साकेत ठाकुर जी अनम्यूट कर सकते हैं। तो साकेत जी अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। जी हो गए हाँ जी। साकेत, प्रणाम प्रणाम दादा। नमस्कार बहुत नमस्कार। लंबे गैप बाद मेरा हाजिरी मारना हुआ जूम में, थोड़ी व्यस्तता चल रही थी। कोई बात। और आजकल एक ग्लोबल लेवल पे जो कार्बन, जीरो कार्बन एमिशन से रिलेटेड चल रही है, एक बहुत बड़ा प्लैंडेमिक, अगला प्लैंडेमिक जो होने वाला है वो जीरो कार्बन एमिशन। और इसी कड़ी में एक वनतारा करके किसी एक उद्योगपति ने भारत के वनतारा बना दिया। वहाँ हंसदेव जंगल को छत्तीसगढ़ के बर्बाद कर दिया जा रहा है, अरावली हिल्स को बर्बाद किया जा रहा है, और कार्बन के ऊपर टैक्स का नया रेजिम आने वाला है। कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि बता कितनी सांस लेगा, सुबह ही एक अधिकारी आ जाए अपने घर पे, कितनी सांस लेगा आज, इतना इतना टैक्स तुझे आज लगेगा। तो ये कभी इस विषय पे भी अपन बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ध्रुव ज्योति जी अनम्यूट करें। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। आपसे आपसे सुबह सुबह बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है सर। हाँ, जिससे हम लोग अपना जीवन सुधार रहा है। और एक ही बात सर, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। आपने जो बोल रहा है प्राणायाम करने के लिए, प्राणायाम का प्रोपोर्शन कैसे होगा, कितना सेकंड होगा, कितना सेकंड हम इनहेल करेंगे, कितना सेकंड एक्सहेल प्राणायाम का करेंगे, एक्चुअल कितना होता है 1:4:2 होता है। अगर मैं 1 सेकंड सांस लेता हूँ, 4 सेकंड को होल्ड करूंगा और उसको 2 सेकंड में छोड़ूंगा। अगर मैं 10 सेकंड सांस लेता हूँ तो मैं 40 सेकंड होल्ड करूंगा और 20 सेकंड में उसको रिलीज करूंगा। 1:4:2 ये होता है इसका प्रोपोर्शन। राइट सर, यही जानना था सर बस। थैंक यू सर, थैंक यू। 1:4:2। थैंक यू सर।
थैंक यू। केपी जी अनम्यूट करिए। दादा नमस्ते। नमस्ते। कल भी बात किया था आपसे और आज भी मौका मिला आपसे बात करने का। एक तो आपको रिपोर्ट में भेजा हूँ, दूसरा आज जो शुगर का बताया वो समझो ना कि आपने मेरे पापा को बताया, पापा ने मेरे को बताया, मैं डायरेक्ट नहीं हो रहा था आपसे, तो वो तो समझो ना 80% में शुगर अभी नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो शुगर के बिना मेरे को चलता नहीं, और स्वीट मेरा इतना वो है कि कहीं देखो तो मैं स्वीट छोड़ नहीं सकता हूँ। ओके। लेकिन शायद एक हफ्ता हो गया मैं चाय नहीं पिया हूँ और शुगर की कोई आइटम नहीं खाया। नो डाउट कि मेरे को प्रॉब्लम है, एक डर भी है वो, बट ये जब सुना और आपसे जब बात हो रही है, आपका सेशन देख रहे हैं, तो उसमें ज्यादा समझ में आ रहा है कि बॉडी को अभी मेंटेन कैसा करना, और टेक्नोलॉजी से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम के वो कम होने की वजह से, कम यानी कि जैसे अपन बोलते कि भागा दौड़ी है जो अपनी, उस वजह से प्राणायाम वो नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, अगर डायबिटीज हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, तो जरूरत से ज्यादा अगर शुगर बॉडी में है तो पहले उसको जला देंगे। इमली पानी से जो है पूरा चर्बी निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो शरीर में जो निर्माण हुआ है ना, अभी हमने देखा 10 किलो अगर आप मोटे हैं भी, तो उसमें 8.4 केजी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितना सारा एसिड हम लेके घूम रहे हैं। तो इतना अगर एसिड बॉडी में है, तो हम 0 कैलोरी डाइट पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो 100% हमारा शुगर जो है 8-9 चला जाता है, डायबिटीज। लेकिन अगर मैं अननेसेसरी रोटी खाऊंगा, अननेसेसरी मैं घी खाऊंगा, अननेसेसरी मैं दालें खाऊंगा, तो मेरा बॉडी सूख जाएगा। एसिड चीजों को सुखा देता है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और शुगर का प्रोटोकॉल को हम भेज देंगे और आज डिटेल में। ठीक है जी जी सर। ओके। घुटने नहीं मुड़ रहे हैं तो भाई नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि हम इंदौर में हैं और आप लोग इंदौर में नहीं हैं। घुटने नहीं मुड़ रहे हैं तो कोई इसका इलाज नहीं है, वहां हम होते तो कुछ चीज बताते आपको। और गुणानिधि साहू जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरा एक रिलेटिव से, उनको मेडिसिन दिया, मैडम है 2 साल से पानी पी रहे हैं मेडिसिन का, लेकिन उनका यूट्रियस का ऑपरेशन हुआ है, लेडीज मैडम है। तो ऑपरेशन के बाद अभी तो 6 महीना हो गया है, लेकिन उनका इंटरनल इन्फेक्शन रहता है दादा, तो इसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? हाँ, इन्फेक्शन का मतलब है बॉडी में जो है वोल्टेज कम है। अगर वोल्टेज शरीर का कम होगा तो इन्फेक्शन होते रहेंगे। तो वोल्टेज शरीर का अगर कम हो जाता है, हीलिंग इज वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जो बताया है, ग्रीन जूस, रेड जूस, उसका इस्तेमाल अगर वो करेंगी 9.5 में, ग्रीन चीजें उसका जूस लें, फिर जब दोबारा भूख लगे तो रेड चीजों का जूस लें। पहली बात तो कैंगन वाटर मशीन है तो यूट्रस का ऑपरेशन हुआ ही कैसे, ये बात है। क्या वो जूम में नहीं आती हैं, या उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? अगर ये मशीन मेरे पास है और मेरे लाइफस्टाइल का इतना सारा बात हम 8 साल से कर रहे हैं जूम पे, और 2 साल से अगर उनके पास मशीन है तो उनका यूट्रस रिमूव हुआ, यही बहुत शर्मनाक बात है। कि फिर मतलब ही क्या निकला कैंगन वाटर मशीन लेने का, अगर आपका यूट्रस ही खत्म हो गया। भाई हमारे ऑर्गन, हम बीमार ना पड़े, इसी पे तो ये पूरा जूम हमारा बेस्ड है। इसका थीम क्या है कि हम बीमार ही ना पड़े। कैंगन वाटर मशीन लिया है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, और यूट्रस का ऑपरेशन हो रहा है, तो मतलब ऑलरेडी जो है वी आर नॉट, मतलब इस जूम का मतलब ही नहीं, हम हार गए एक्चुअली। आज ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर उनका यूट्रस निकल गया तो हम हार गए। मतलब हम नहीं पहुंच पाए, हम उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए, हमने सिर्फ मशीन बेचा, और अब उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो हम मतलब अब क्या। वो दादा उनको बोलने से भी नहीं आते हैं, अभी तक भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो फिर उनकी चर्चा भी इतने बड़े फोरम पे हमें नहीं करना चाहिए जहाँ 450 लोग हैं। अब उनकी चर्चा ही हम क्यों करें? अगर वो
मतलब अच्छी बात नहीं है अगर कैंगन वाटर मशीन यूज करने के बाद अगर गर्भाशय निकालना पड़े, क्योंकि जीवन शैली भी तो बताना है ना हमें। अगर वो अब इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, अगेन बात वोल्टेज की आती है। कैंसर इज अ वायरस, कैंसर इज अ फंगस। तो ये फंगस बॉडी में कब आता है, जब इसका वोल्टेज कम हो जाता है ना। तो वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो वोल्टेज को बढ़ाने का तरीका क्या है, हमने बताया है एक्सरसाइज, है ना, जो जीवन शैली बताई है, दंड बैठक, रस्सी कूदना, या तो फिर जो है सबसे अच्छी बात जीरो कैलोरी डाइट पे शिफ्ट हो जाना। तो जितना कैलोरी कम होगा हमारे भोजन में, उतना जो है हमारा वोल्टेज हाई रहेगा, माइनस में रहेगा। और जितना जो है नॉनवेज जाएगा, जितना तेल जाएगा, जितना ज्यादा चावल जाएगा, बहुत सारा कैलोरी 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 वाला भोजन हम ले लेंगे, तो क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होते चले जाएगा। क्योंकि जैसे CO2 बढ़ेगा, अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, तो वोल्टेज कम होता चला जाएगा। तो अब उनको क्या सजेस्ट हम कर सकते हैं, बेस्ट कि वो वोल्टेज को बढ़ाएं। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए 9.5 का पानी लें, उसमें पैर डिप करें, आगे पीछे करें। दूसरा जो है, जो ग्रीन चीजें हैं, आपका पत्तियां जो है, उससे वोल्टेज बढ़ता है। तो धनिया पत्ती ले लें 10 रुपए का, दो चार पान का पत्ता ले लें, दो चार पीपल का पत्ता ले लें, है ना। और ये जो पत्ते हैं, ये लेके जो है 9.5 में डिप करें। थोड़ा सा बॉटल गार्ड या लौकी ले लें, थोड़ा कद्दू ले लें, और 9.5 में डिप करके रखें। 40 मिनट्स बाद इसका जूस बना के वो पी लें। और ऐसा ही वो ग्रीन जूस लें फिर एक बार। ग्रीन जूस लेने के बाद जो है फिर वो आपका वोल्टेज निगेटिव में जाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करेंगी। तो जो है अग्नि भी कम हो रही है ना, तो अग्नि किसमें है, फलों में है। तो जो 10-11 डाइट है, जिसमें हम बोलते हैं कि आप 3 बार फल ही खाइए दिन में, पहले ग्रीन जूस ले लो, फिर जब भी भूख लगे फल खाओ, फिर अगले दिन फिर ग्रीन जूस ले लो, फल खाओ, फिर अगले दिन फिर ग्रीन जूस ले लो, फल खाओ। तो ये जैसे आप सोमवार से आप ये चालू करते हैं, तो सोमवार मंगलवार बुधवार हमने फल खाए, फिर एक बार मन जैसा करे वैसा भोजन ले लो, लेकिन डेयरी और नॉनवेज मत लो। उसके बाद फिर इस डाइट पे आ जाओ। तो जब वो इस प्रकार से अपनी डाइट को चेंज करेंगी, 10-12 सर्विंग वो फ्रूट्स की लेंगी, तो अग्नि बढ़ेगी। और जो है 2 प्रकार के फ्रूट्स भी हमने बताए हैं, 2 फैमिलीज है ना, जैसे केला, चीकू, पपीता, ये एल्कलाइन फैमिली है। अनार, एप्पल, मौसम्बी, मैंगो, कोकोनट वाटर, ये एसिडिक फैमिली है। तो इनको मिक्स ना करें, है ना। ये इस प्रकार से अगर वो खाएंगी और उनका वोल्टेज माइनस में चले जाएगा, तो 20-25 डेज में वो खुद अपनी बॉडी में बहुत सारे परिणाम देखेंगी। कैंगन वाटर पीने का भी तरीका बताया गया है कि सुबह 9:30, दोपहर के बाद 9, और सनसेट के बाद 8.5 pH का पानी अगर हम पीते हैं, तो बहुत अच्छा जो है बॉडी हमारा हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो चला जाता है। नहीं तो बाकी तो फिर एंटीबायोटिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो एंटीबायोटिक भी अच्छा काम करने लगेंगे अगर वो, समझो कोई डॉक्टर को भी कंसल्ट करती है और कुछ एंटीबायोटिक भी वो लिखवाती हैं, और अगर इस प्रकार का डाइट लेती हैं, तो वो एंटीबायोटिक भी अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप एंटीबायोटिक से दूर हो जाओ, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके जो है एंटीबायोटिक लो आप, और जो है आपकी डाइट को बदल दो, तो जो है 100% रिजल्ट अच्छा आ सकता है ना सर। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। सो राकेश मिश्रा जी अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, ये अपने पित्ताशय में अ, वो है, छोटे छोटे स्टोन है। 1 साल से कैंगन यूज कर रहे हैं, इसके बाद भी उसमें वो छोटे नहीं हुए और खत्म भी नहीं हुए। उसके लिए क्या करें सर? यही बात क्वेश्चन जो इनको बताया, 10-11 डाइट को फॉलो करिए। और जो जी। है हाँ, कैलोरीज जितना आप कम करते जाएंगे, जितना आप दाल है, रोटी है ना, आपका घी है, इन चीजों से जितना आप परहेज करेंगे, उतना जल्दी वो स्टोन निकलते चले जाएंगे, है ना। अभी जो ग्रीन जूस बताया है, जिसमें आपको धनिया बताया, पीपल का पत्ता बताया, दो चार पान के पत्ते बताए, कद्दू बताया, इन जो 100 ग्राम कद्दू डेली अगर पेट में जाएगा, और जो है तो ये सब जलने लगेगा और गल जाएगा, निकल जाएगा। एल्कलाइन बॉडी होगी तो गला देगी चीजों को, है ना। वो नहीं, दर्द होने के कारण अब ये लग रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप ऑपरेट कराइए उसको। हाँ वो बोलेगा ना वो सही है ना, वो गलत थोड़ी है डॉक्टर भाई। वो नहीं निकलेगा तो आपको और तकलीफ देगा ना, लेकिन गॉल ब्लैडर निकलने के बाद की तकलीफ अगर आप देखेंगे, किसी से पूछेंगे इसका निकल चुका है, वो जी। जीवन भर वो घी नहीं खा सकता, फैट नहीं खा सकता, खाएगा वैसे ही उसको लूज मोशन चालू हो जाएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं गॉल ब्लैडर निकालने के बाद। तो कुछ जूसेस भी आते हैं जो, तो ये सब गॉल ब्लैडर सब खुरच खुरच के निकालते हैं, 3-3 4-4 हजार रुपए के सब इम्पोर्टेड जूसेस आते हैं।
तो आप व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे, तो उनका भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि अब जब आप सुपर एसिडिक हो गए हैं तो बॉडी को तेजी से सुपर अल्कलाइन भी करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें निकलेंगी। तो वो कुछ जूस है उसको मंगाइए, पीजिए, ये जो बताया है इस रिजीम को फॉलो करिए, 10-11 डाइट को फॉलो करिए, दूध, घी, लस्सी, छाछ, पनीर, इन चीजों से थोड़ा सा जो है इनको अलविदा करिए 40-50 डेज के लिए। गॉल ब्लैडर की पथरी तो हमने झारखंड में भी 3-4 लोगों की निकाली है, रिपोर्ट्स है हमारे पास, निकल जाती है वो, लेकिन तब नहीं निकलेगी जब हम एक्सर्शन नहीं है और रोटी खा रहे हैं, तो वो उसका भी चर्बी ही बनेगा। चर्बी बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो तेजाब है, एसिड है, हमने अभी वीडियो में देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिड। तो वो बन रहा है ना शरीर, जितना ज्यादा बनेगा उतने पत्थर बनेंगे। ठीक जी है, सर, थैंक यू। ओके। गोवर्धन कुमार जी अनम्यूट करें, 3-4 लोगों को और लेंगे हम, फिर सेशन को एंड करेंगे। गिरमेज व्हीट ग्रास जूस, GIRMES, गिरमेज व्हीट ग्रास जूस को आप लीजिए, और जो है ये उससे आप ठीक हो जाइए, वो बेस्ट है। व्हीट ग्रास जूस कौन सा लेना है तो गिरमेज का लीजिए, अच्छा जूस आता है, किसी का भी ले सकते हैं, और उससे अच्छा आपके पास हो तो दोनों एंड मूव 2.5 डेली यूज कर रहे हैं, राहत नहीं मिल पा रही। हाँ, तो ये इसके लिए बॉडी को सुपर अल्कलाइन बनाइए, मैं कुछ जूसेस आपको रिकमेंड कर दूंगा विजय जी, उसको लीजिए, उससे होगा ठीक है ना। केले को भी भिगा सकते हैं, बिल्कुल भिगा सकते हैं केले को, केले का छिलका निकालिए, भिगाइए, केले के छिलके को भी, जो अंदर से वाइट होता है, बाहर से पीला होता है, अंदर का जो सफेद होता है उसको भी चम्मच से खुरच के खाना चाहिए, उसमें प्रचुर मात्रा में अच्छा कैल्शियम होता है। गोवर्धन लाल जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं दादा। और जो भी एनरेज कर रखा है अपने कैमरे ऑन करो, ताकि हमें पता रहे कि आप कैमरे पे हो, तो आपको रिक्वेस्ट भेजी जा सके। मुंह के छाले करीब 8 दिन हो गए नहीं जा रहे हैं, मुंह के छाले नहीं जा रहे हैं, तो जो है मौसम्बी का जूस डेली पीना चालू करिए, 3 से 4 मौसम्बी, 12-13 दिन में छाले जाएंगे। परम पित्तनाशक है मौसम्बी, मौसम्बी डालिए बॉडी के अंदर तो ये चले जाएंगे, है ना। मुंह खोलने के बाद एक साइड से कड़कड़ की आवाज आती है, मुंह ज्यादा नहीं खोल पा रही हूँ, मुंह ज्यादा नहीं खोल पा रहे हैं तो इसका क्या है, क्यों नहीं खोल पा रहे हैं मुंह, भाई बॉडी में अकड़न जकड़न हो गई है, कद्दू धनिए का जूस डेली पीजिए, है ना, हो जाएगा उससे। घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, सूजन भी है, दर्द भी है, क्या कारण है, एक्सरे वक्सरे कराइए, बताइए हमें क्या प्रॉब्लम है घुटने में, क्यों नहीं मुड़ रहे हैं घुटने, कितने हजारों लाखों लोगों के ठीक कर दिए। कैंगन पानी को इन्वर्टर में डाल सकते हैं क्या, इन्वर्टर में हम तेजाब डालते हैं, एक्चुअली एसिड डालते हैं या डिस्टिल वाटर डालते हैं, उसमें हम जो है एसिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें हाइड एसिड होता है ना, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसमें अगर हम डालेंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो बैटरी काम कैसे करेगी, उसमें नहीं डालना है ना, ठीक है। साइटिका के लिए क्या करें तो बताया हुआ है, साइटिका के लिए चारों बीज खाइए, सफेद तिल, अलसी, सूरजमुखी के बीज, और आपका हरे कद्दू के बीज, है ना, ये खाइए। दोपहर के भोजन में गुड़ लीजिए, 2 से 3 खजूर लीजिए, कोकोनट लीजिए, जो किराने की दुकान पे जो कोकोनट का गोला मिलता है वो लीजिए। प्लेटलेट कम हो गए, धनिया पत्ता, पपीता खूब खाइए, तो प्लेटलेट ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएंगे, है ना, हो जाएगा सब कुछ। सो विभूति मिश्रा जी अनम्यूट करिए। दादा नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और मैं तो समझ गया कि आप AM गार्ड हो, आप जब आते हो तो पूरा 500 टच हो जाता है। वो जो सिग्नल से जो ऑन करने से वो ग्रीन से ब्लू हो जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अच्छा है। आप जो पर्सन महादेव बोले कि उनका जो रिमूव हुआ यूट्रस, सेम केस मेरा भी हुआ है। मैं 2 साल यूज करने के बाद भी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो 1 साल पहले मेरे को रिमूव करना पड़ा वाइफ का यूट्रस।
तो यूट्रस ये रिमूव ये इंफॉर्मेशन शायद दोनों रहेगी, तो, हाँ सर, इंफॉर्मेशन रहेगी तो नहीं होगा ये सब। हाँ, ये मैं 2 महीना पहले ही आपका इंफॉर्मेशन मुझे क्लियरली मिला, जो पहले मिला नहीं। हो सकता है मेरे तरफ से गलती हो, सर से किसी जो इंफॉर्मेशन जहाँ से आता है वो भी नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, मैं ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों को, कोशिश कर रहा हूँ कि सही सही लेयर से जाए इंफॉर्मेशन, सबको जाए इंफॉर्मेशन। और जैसे राठौर साहब बोले कि अगर वो पर्सन नहीं आते हैं जूम में तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आप बोल रहे हैं, वो इम्पैक्ट क्या है, वो पता नहीं चलेगा। दूसरा डाउट थोड़ा सा मेरे को हुआ, जो आप बोले कि 9.5 अगर इस साइड से निकलता है जो पीने के लिए, और उस साइड से 4.5 निकलता है, उसको क्या नहा सकते हैं? यस, उससे नहा सकते हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर जो है हमारी स्किन को जो चाहिए वो सारा नरिशमेंट उसके अंदर है। सो वो जो पानी है आपका 4.5 pH का, उससे आप हाँ, नहा सकते हैं, उससे आप आपका बालों को धो सकते हैं। तो 6 का क्या है, ब्यूटी वाटर जो है उसका क्या ब्यूटी रोल है? वाटर भी है, ब्यूटी वाटर स्पेशली जो है आपके चेहरे के लिए है। ब्यूटी अच्छा। मतलब किस पे होता है? ब्यूटी चेहरे पे होता है ना। ब्यूटी हम किसको बोलते हैं? चेहरा। तो चेहरे पे लगाने के लिए स्पेशली उसको उन्होंने डेवलप किया है, क्योंकि चेहरे में जब गड्ढे पड़ जाते हैं, जब एसिडिक भोजन करते हैं तो गड्ढे 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 चेहरे पे हो जाते हैं, स्मूथ स्किन होना चाहिए। तो ब्यूटी अब वाटर सबसे ज्यादा इज सब स्किन में वही इज अ मॉइस्चराइजर। तो आप जब बार बार उसको तो स्प्रे करेंगे तो जो है मॉइस्ट हो जाएगी स्किन, नमी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, तो चमकती रहेगी स्किन, अगर आप बार बार ब्यूटी वाटर स्प्रे करते रहेंगे तो। हेयर के लिए क्या वही 4.5 यूज कर सकते हैं जो हाँ, बाल धोने के लिए? हेयर के लिए 2.5 बहुत अच्छा है। अच्छा। 2.5 4.5, जो ये 9.5 निकालते हैं, तो जो नीचे जो निकलता है वो बहुत अच्छा है हाँ। हेयर। इट इज वेरी। ओके, तो वो पानी हम वेस्ट कर देते हैं, तो ये तो वो हम फेंक देते हैं एक्चुअली, हाँ उसको हम हाँ। यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने उसको पेड़ में दिया, जो गमला में, वो बहुत नरिश होके उसमें से निकल रहा है। हाँ, तो जो सॉइल जो होती है ना, उसको एसिडिक पानी लगता है, इसीलिए तो हम्म बरसात एसिडिक होती है। हम्म। जो पानी होता है ना बरसात का, रेन वाटर, इट इज एसिडिक बिकॉज सॉइल अल्कलाइन है, तो उसको एसिडिक बनाते हैं, तभी उसमें से पौधा निकलता है। एसिड अल्कलाइन बैलेंस, ओके, है ना। थैंक यू देवेश। ओके, थैंक यू। सुकांत संयुक्ता जी अनम्यूट करें, संजय वर्मा जी अनम्यूट करेंगे, उसके बाद फिर हम हेमंत जी को लेते हैं। हेलो, हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है दादा? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। दादा नमस्ते। मैं उड़ीसा से रंजुलता मैम की टीम से बोल रही हूँ। 20 दिन पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी। मेरी बहन की राइट साइड के ब्रेस्ट में गठाने हो गए थे, तो आपने उसको 10-11 डाइट करने को बोला था। उसने किया, 3-4 दिन में उसका गठाने पूरा डिजॉल्व हो गए। अभी वो क्या करेगी? बस ठीक है, फिर अब वो धीरे धीरे, जो अब अगर गठाने डिसॉल्व हो गया है, तो वो नॉर्मल डाइट पे आ जाए। मतलब सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो एल्कलाइन करे, ककड़ी है, टमाटर है, या थोड़ा सा फ्रूट्स ले ले। और उसके बाद दोपहर का जो भोजन है वो जो भी है, दाल भात रोटी सब्जी खा सकती है, और उसमें चने की सब्जी डेली इंक्लूड करे। तो दोपहर का जो भोजन है वो भोजन उसका विदाउट ऑयल होना चाहिए। डेयरी का उपयोग अभी ना करे, वंस इन अ वीक करे, है ना। और जो है, जो इवनिंग का जो भोजन है 4 बजे बाद का, उसमें वो ऑयल यूज कर सकती है। ठीक है। तो जी अब दादा, उसका वो ऐसे उसका अभी वो ऐसे डाइट, कर रही है। हाँ, उसका डाइट कैसे रहेगा कि सुबह उठे, अगर पहले आपका जो है ब्लैक कॉफी पी लिया। ब्लैक कॉफी पीने के बाद जो है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है अच्छा नाश्ता कर लिया, जिसमें धनिए का चटनी हो, कैरी कांदे का चटनी हो, बनाना हो, या 2-4 टमाटोज हो, ऐसा कॉम्बिनेशन में, या फिर ककड़ी हो, बनाना हो, इस टाइप से उसने कर लिया। तो उसके बाद जो है, जो भोजन है दोपहर का, उसमें जो है चपाती ले ले, या राइस ले ले, मूंग की हरी छिलके वाली दाल ले ले, कभी जो है चना, काबुली चना, उसका सब्जी ले ले, तो बॉईल चीजें ले ले। और जो है थोड़ा सा सैलेड ले ले, जिसमें ऑनियन हो, मैग्नीशियम के लिए पत्ता गोभी ले ले, है ना। उसके बाद जो भी वहाँ सीजनल सस्ती चीजें आ रही हों वो ले ले।
उसके बाद डाइट में जो है गुड़ ले ले, गुड़ जो होता है जैगरी, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट क्रश करके ले ले, तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये ले ले। और जो है इवनिंग में जो है वो उसको समोसा खाना है, कचौरी खाना है, साउथ इंडियन खाना है, कुछ स्पाइसी खाना है, कुछ नॉनवेज खाना है, वो खा सकती है। इवनिंग में फिर लौकी का सूप, टमाटो का सूप और थोड़ा सा अनाज। अनाज वेजिटेबल्स को हमेशा प्यार करिए, वेजिटेबल्स हम लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा। तो भिंडी की सब्जी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को सही करती हैं। लौकी का सूप, लौकी मतलब आपका बॉटल गार्ड, टमाटो का सूप, इस प्रकार से अगर वो रखेगी अपना लाइफस्टाइल तो वो जो है, अभी तो गठाने गल गई, अच्छी बात है। तो अब लाइफ में कभी नहीं होंगी गठाने, है ना? ठीक है, जी दादा। ओके। जी दादा। हाँ, संजय वर्मा जी म्यूट करें, फिर हेमंत जी को लेते हैं। दादा प्रणाम। प्रणाम सर। मैं आपसे पहले भी मैंने 15-20 दिन पहले बात भी किया था। मेरा उंगली रात को बहुत पेन हो रहा था सारा। तो मैंने पहले तो हरिशंकर जी मेरे को बताए थे, तो 11.5 में रात को इमली भिगो के पी रहा था। 10 दिन पीता था, फिर ब्रेक करके फिर 10 दिन पीता था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपसे डायरेक्टली बात कर लूँ। तो मैं आपसे बात किया था, तो आपने मेरे को बोल रहे थे कि ये चारों बीज खाना है और 9.5 में विराट को भिगो के खाना है। तो वो खाने के बाद मेरे को दर्द तो सर दादा बहुत कम गया है। ये वाला उंगली मेरा बैंड नहीं हो रहा था, ये बैंड भी हो गया, लेकिन पेन रहता है दादा इसमें। ये वाला उंगली में पेन रहता है पूरा। अभी तो मुट्ठी भी कर पा रहा हूँ, ये उंगली बैंड नहीं होता था दादा। तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। फिर भी रात को नहीं पेन होता है, सुबह पेन होता है दादा। ये लटक जाता है उंगली ऐसे, ये वाला उंगली अभी लटक जाता है ऐसे, फिर ऐसे करके खोलने से खुलता है ये। तो अभी दादा मैं तो ले रहा हूँ चारों बीज, फिर उसके बाद ब्लैक कॉफी लेता हूँ, लेकिन गर्म पानी से नहीं ले पाता हूँ। 8.5 का ठंडा पानी से मैं ब्लैक कॉफी डाल के पीता हूँ। गर्म पानी लेने से गर्म पानी से कुछ आपको एलर्जी है क्या है? हाँ, मेरे को दादा गैस पड़ जाता है, बहुत गैस हो जाता है। तो अब ऐसा मत करिए, आप गर्म पानी करिए, गैस बंद करिए, उसमें कॉफी डालिए और उसके बाद आप उसको ठंडा करिए, फिर पीजिए। ठंडे पानी में कॉफी मत डालिए। कॉफी का जो सीक्रेशन जो होगा ना, वो गर्म पानी में ही होगा, उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो हमने पानी गर्म किया, कॉफी डाली, उसको पूरा स्टिर किया, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए या गुनगुना हो जाए तब उसका सेवन करिए। दादा तो 8.5 में करने से होगा कि 9.5 दादा करूँगा? 9.5 में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और दादा ये तो ठीक है, मशीन के बारे में थोड़ा पूछना था कि मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो पहले कोई भी पानी निकाल सकते हैं या ब्यूटी वाटर पहले निकाल के उसके बाद 9.5 का निकालते हैं? ब्यूटी वाटर डेली निकालना चाहिए, कम से कम 1 लीटर। उससे क्या होता है, मशीन ऑटो क्लीन होती है और फिर वो ब्यूटी वाटर आपको दिन भर काम आएगा, चेहरा धोने के काम आएगा, बाल धोने के काम आएगा। तो ब्यूटी वाटर डेली आप 1 लीटर निकालना ही है। सुबह जब मशीन स्टार्ट करें तब डेली निकालिए 1 लीटर 2 लीटर। मैं सुबह स्टार्ट करता हूँ तो मशीन से पहले ब्यूटी वाटर निकालता हूँ, उसके बाद बाकी यूज करता हूँ। हाँ, तो इसीलिए बिल्कुल मैं थोड़ा निकालिए, ब्यूटी वाटर निकालना चाहिए। तो सर ये मेरा मतलब चारों बीज और ये वाला मैं कंटिन्यू करूंगा अभी तो दादा के, और कुछ चेंज करूंगा? उसमें थोड़ा सा ब्लड को ठीक करने के लिए जो है आप व्हीट ग्रास पाउडर, जो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, अमेजोन से मंगा लीजिए और उससे हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, गिरमेज व्हीट ग्रास पाउडर जो है अच्छा है, या फिर आपको जो भी पसंद आए आपका, हाँ वो आप मंगा सकते हैं। अगर आपको व्हीट ग्रास के बारे में कोई नॉलेज है तो जो भी आपके नॉलेज आसपास तो कुछ भी नहीं है। क्वालिटी का है वो मंगा सकते हैं। गिरमेज व्हीट ग्रास मैं खाता हूँ, काफी अच्छा है। पिछले 12-13 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और पतंजलि का भी आता है, काफी आता है, मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसको खाता हूँ। आपको जो भी आपके वहाँ लोकल अवेलेबल हो, अच्छा हो, वो आप ले सकते हैं। ये इंटरनेशनल क्वालिटी है, 27 कंट्री में लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये लोग व्हीट ग्रास के पायनियर हैं, इसलिए मैं ये लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा एसोसिएशन इनसे कैंगन से ज्यादा पुराना है, तो मैं मंगवाता रहता हूँ। आप भी इसका जो है सर दादा यूज कैसा करेंगे इसको? व्हीट ग्रास जूस को खाली पेट लेते हैं। सुबह जैसे हमने व्हीट ग्रास पाउडर लिया, उसमें कैंगन वाटर डाला और उसको हम फिर धीरे धीरे करके पी गए, तो डेली मॉर्निंग में। तो इससे पूरा मेरा ब्लड जो है वो ठीक होने लगेगा। क्योंकि उड़ीसा में क्या है, लोग मांस मछली अंडा ये सब चीज काफी खाते हैं,
तो अब ये जो चीजें खाते हैं ये डाइजेस्ट होती हैं तो अच्छा है, नहीं होती हैं तो बहुत सारे ब्लड को कंटेमिनेट करती हैं, और ब्रेन के जो टेलोमियर्स होते हैं वो भी बेंड हो जाते हैं, हमारे जो एंटीनास जो होते हैं बार बार नॉनवेज खाने से, तो ये पूरे सिग्नल खराब हो जाते हैं, तो इस टाइप के दर्द होते हैं हमको। तो ये सिग्नल ठीक कर देगा व्हीट ग्रास कुछ ही दिनों में, तो ये बचे हुए दर्द भी गायब हो जाएंगे आपके, है ना। ठीक है दादा, थैंक यू दादा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, घर पर भी आप ज्वारे उगा सकते हैं अनिल जी, लेकिन नहीं उगा पाते लोग, वही प्रॉब्लम है। घर पे अगर आप उगा सकें, वो क्या, जो काम प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और मैं अगर उसको करने का सोचूंगा तो हम प्राणायाम तो कर नहीं पा रहे, हमारी नाक है हमारी हाथ है, तो हम कहाँ से जो है करेंगे। ये वीटग्रास जी, इसका स्पेलिंग तीर्थवासी जी दे दिया है आपको, है ना, तो आप उसको सांस फूल रही है, सांस क्यों फूल रही है, आपकी ब्लॉकेजेस हैं इसलिए सांस फूल रही है। इमली पानी लो, ब्लैक कॉफी उसके 1 घंटे बाद लो, और जो है एप्पल्स का नाश्ता करो, और फिर और उबली हुई सब्जियां और रोटी खाओ। दाल भी खाना है तो उबाल के खाओ, तेल यूज मत करो, तो आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी, है ना। रात को 11:30 में इमली गलाइए, इमली को गला के अगले दिन इमली को मसल के उस पानी को पीजिए, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पीजिए, उसके 1 घंटे बाद 3 एप्पल का नाश्ता करिए, पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। सलाद रोटी खाइए जिसमें प्याज कंपलसरी है, कुछ ही दिनों में सांस फूलना आपका बंद हो जाएगा, याज्ञवल्क जी, है ना। 9.5 इमली पानी ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। 9.5 में आप इमली लेंगे तो उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो जो वायरस जो इमली में होता है, समझो उसमें उल्लू ने अगर कुछ यूरिन कर रखा है या कुछ ऐसा कुछ है, तो वो 11:30 में निर्दोष हो जाती है इमली, सेफ हो जाती है। और 9:30 में जो है हो सकता है कि अगर ढंग से नहीं बना तो वायरस जो है वो नहीं मरेगा, और वो इमली के साथ कोई वायरस शरीर में चला गया तो वो जो है हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं 9:30 में इमली लेने को, हम थोड़ा कहते हैं कि 11:30 में लो। लेकिन हाँ, 9:30 आप धीरे कम स्पीड करके निकालो ना, जैसे अगर मशीन का जो पानी हम देते हैं वो स्पीड कम हो, तो जब आप 9:30 का पानी निकालते हैं तो 10:30 का निकलता है। तो अगर मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ 9:30, तो मैं फिर मैं 9:30 में भी इमली पानी ले सकता हूँ, लेकिन स्पीड का ध्यान रखिए, मशीन को बहुत स्पीड से पानी मत दीजिए। अगर मशीन को थोड़ा स्पीड कम करके पानी देंगे तो 9:30 का बटन दबेगा, लेकिन निकलेगा 10 के ऊपर पीएच का पानी, उस पानी में फिर हम इमली को गला सकते हैं। ठीक है, रोज सुबह उठने के बाद 1 ब्लॉक जैसा रहता है, और साइनस की कुछ बताएं। साइनस अगर हो रहा है तो चने डेली खाइए, करेले का जूस, 2 छोटे करेले बीज निकाल के 9:30 में डिप करेंगे, करेला साबुत डिप करिए, आधे घंटे बाद उसका बीज निकाल के उसका जूस बनाइए, उसको छान लीजिए, उसमें लेमन डालिए, उसमें जो है थोड़ा सा चाट मसाला या सेंधा नमक डालिए, और उसके बाद जो है काबुली चना जो है वो बॉईल करके और खाइए 2 बार 3 बार। जो है चना, देसी चना भी खाइए, सनसेट के बाद बॉईल चना ही खाइए, तो जो है चना खाएंगे तो ये साइनस आपका ठीक हो जाएगा। कफ बढ़ रहा है बॉडी में इस कारण से, ये तो कफ जो बढ़ता है तो 80 प्रकार के रोग आते हैं, तो कफ से ही कैंसर होता है। तो कफ अगर बढ़ रहा है तो कफ किससे बनेगा, चिकनाई से। चिकनाई, बहुत ज्यादा शक्कर का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा अनाज खाना बार बार, और इन चीजों से जब कफ बढ़ता है तो क्या होता है, बाद में आगे चल के कैंसर जो है वो होता है। तो कफ को हमेशा कंट्रोल में रखें, क्योंकि 80 प्रकार की बीमारियां कफ के बढ़ने से आती है। तो कफ को कौन कंट्रोल करता है, उबला हुआ काबुली चना, तो उसमें ढेर सारा प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, चाट मसाला डाल दो, नींबू डाल दो, बढ़िया। अगर आप उसका सैलेड खाते हैं 2 बार, तो ये आप देखते हैं कि ये साइनस का प्रॉब्लम चला जाता है ना। दादा, धूप बहुत जल्दी लग जाती है। धूप होगी तो लगेगी, धूप लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप अंदर से जो है, अगर आप हीट अगर बहुत ज्यादा है शरीर में, तो थोड़ी सी भी धूप आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन रखेंगे, तो शीशम के पत्ते, उसका पाउडर बाजार में मिलता है, रोज उसके पत्तों का सेवन करिए। शीशम के पत्ते का पाउडर जो है रोज सुबह आप ले सकते हैं, वो बॉडी को कूल रखता है। और दूसरा, दोपहर के जूस में आप
आपका जब आपका पीला कद्दू और धनिया ये लेंगे तो 50 ग्राम धनिया पत्ता या 10 रुपए का धनिया पत्ता और 100 ग्राम पीला कद्दू लेंगे, उसको 9.5 में डिप करेंगे, उसका जूस बना के पियेंगे तो ऑटोमेटिक बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहेगा। कितनी भी धूप में आप घूमेंगे तो भी आपको धूप नहीं लगेगी। धूप लग रही है मतलब अंदर से जो है हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेट हो रहा है। तो अभी वाटरमेलन तरबूज आया है तो रोज एक तरबूज खाने की आदत आप डालिए, तो ये आपको काफी डिहाइड्रेशन आपका जो है वो ठीक करेगा। बॉडी अंदर से सूखेगी तो गर्मी पैदा हो रही बॉडी में, है ना। जो आप खूब शक्कर खा रहे हैं तो उससे एसिड पैदा हो रहा है, CO2 बॉडी में से कम होगी, ऑटोमेटिक शरीर ठंडा होगा, रिलैक्स रहेगा, है ना। लोटस लीफ पाउडर के क्या यूज है? लोटस लीफ पाउडर अमेजोन पे मिल जाएगा, जनरली मिलता नहीं है लोटस लीफ पाउडर, घर पे ही बनाइए। और जो है उससे थायराइड ठीक होता है, उससे डायबिटीज ठीक होता है, काफी ग्लूटीन जो है उसको निकाल देता है वो। हेमंत कुमार जी अनम्यूट करें। प्रणाम वैभव दादा। नमस्कार। नमस्कार। मैंने कंगन वाटर लगभग 1.5 महीने से अपना घर में इंस्टॉल करवाया हूँ और 1.5 महीने से लगभग पी रहा हूँ और मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और शरीर भी हल्का हो रहा है, काफी बढ़िया है। मेरा एक पहले से एक प्रॉब्लम है कि हाइड्रोसील का, मतलब वन साइड थोड़ा सा काफी बड़ा हो गया। क्या इस पानी में पीने से कुछ ऐसा उपाय है जो बिना तत्काल में ऑपरेशन किए हुए वो ठीक हो सकता है? हाइड्रोसील मतलब जो है उस ऑर्गन में एक्सेसिव पानी भर जाना, मतलब जो है पानी तो पूरे शरीर में है लेकिन वो निकलना चाहिए पानी। हाइड्रोसील का मतलब है एक टेस्टिकल हमारा छोटा है, एक बड़ा हो गया, तो वो जो प्रॉब्लम है उसका डॉक्टर्स के पास उसका कुछ इलाज नहीं है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप डालिए, कुछ जूसेस आते हैं जिससे वो पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। और अननेसेसरी की चीजें, 0 कैलोरी डाइट पे जब हम आ जाएंगे तो जो है जो कचरा जब निकल जाएगा, जहाँ जो ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाएंगे। तो ब्लॉकेजेस किससे निकलते हैं हमने बताया, इमली पानी से निकलते हैं। जब हम 11:30 के pH के पानी में रात को इमली गलाते हैं और हम जब सुबह उस पानी को पीते हैं, उसके 1 घंटे बाद जब हम ब्लैक कॉफी पीते हैं, तो कुछ स्पेशल प्रकार की कॉफीज आती हैं जो जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैफीन बिल्कुल कम होता है। तो इन सब चीजों का जब हम सेवन करेंगे तो मेरे को आप जब व्हाट्सअप डालेंगे तो मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, वो ऑनलाइन ही आप उनको मंगा सकते हैं। दूध, चर्बी, शक्कर, इन चीजों से जैसे दूरी बना लेंगे, सलाद रोटी खाएंगे या उबला हुआ खाना खाएंगे तो 100% 25 डेज में हाइड्रोसिल ठीक होने लगेगा। अभी ब्लॉकेज है इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं रुक रहा है, वो पानी उसमें गया, जाके निकल जाना चाहिए पर उसमें भरा गया पानी, तो वो आगे नहीं जा पा रहा है, मतलब आगे कुछ ना कुछ ब्लॉक है। तो वो ठीक हो सकता है अगर मैं जो है ककड़ी है, टमाटर है, ब्लैक कॉफी है, एप्पल्स हैं, जो 10-11 डाइट जिसकी मैं बात करता हूँ जो अभी मैंने बताई थी, इस वीडियो का आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा और मुझे व्हाट्सअप डालिए तो वो जूसेस का लिंक शेयर करूंगा, तो उसको मंगाइए और उसको जो है पीना प्रारंभ करिए। कुछ ऐसे जूसेस मौजूद हैं जो जैपनीज पेटेंटेड है, जिसकी जो सुखा सकते हैं उस पानी को, जो उस ब्लॉकेज को हटा सकते हैं, लेकिन बशर्ते हम ब्लॉकेज करने वाला भोजन न लें, हम तेल न लें, हम दूध दही छाछ न लें, हम अननेसेसरी की चीजें न लें, है ना। हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाएं 15-20 दिन, तो उस प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है ये सब, है ना। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करिएगा, मेरा नंबर जो है मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो वो जूसेस को मंगाइए, 3-4 महीने पीना पड़ेंगे वो, ऐसा नहीं कि हम उसको मंगाएं और जो है वो 1 महीना पिए। परिणाम आने में 40-45 डेज लगेंगे, लेकिन वो ऑपरेशन से आप बच सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो मेरा नंबर मैं इसमें यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप तो आप जो है उस पर कर सकते हैं, तो आपको लिंक भेज देंगे। ठीक, तो मीनू गुप्ता जी अनम्यूट करें, छाया जी भी हैं, छाया जी पहले अनम्यूट करिए। छाया जी, मीनू गुप्ता जी हैं, और कौन है, गोवर्धन जी हो गए हैं क्या? हो गए। हेलो दादा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ऐसा है दादा, हम जो ग्रीन जूस और रेड जूस पीती हूँ तो मुझे हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है। जूस पीने से दर्द होता है तो जूस को बंद कर दो,
तब पता हाँ पड़ेगा बंद कर दिए, बंद कर दिए दादा। हाँ, दर्द अगर पेट में हो रहा है तो नारियल जी पानी पे शिफ्ट हो जाइए। कुछ भी भोजन मत लीजिए, सुबह अगर पानी भी मत पीजिए 15 दिन के जी लिए। सुबह उठ के नारियल पानी 8:30 बजे 9 बजे जब भी भूख लगे 1 बजे तक जी नारियल पानी को पीजिए, और उसके बाद फिर आप कैंगन पानी पीजिए, है ना। तो 3 से 4 नारियल पेट में जाने दो, तो जितना सेल्स में जितना भी कचरा है वो निकलने लगेगा, और जी कैंगन वाटर है अपना काम करेगा सफाई का। और उसके बाद भूख लगती है तो आधा हम्म से 1 किलो पपीता पेट में जाने दो, तो जितने भी एंजाइम्स हैं प्रॉपर सीक्रेट होंगे, और जो भी जी कचरा है वो भस्म होगा। तो किसी भी प्रकार का दाल भात रोटी सब्जी दही डेयरी प्रोडक्ट्स इनको बंद कर दो 15 दिन। नारियल पानी दोपहर तक, जी उसके बाद पपीता जो है 1 किलो, और उसके बाद आपका धनिया पत्ते की चटनी या कैरी कांदे की चटनी। कैरी मतलब आप समझते हैं ना, कच्चे आम को कैरी हाँ बोलते हैं, कच्चे आम का, है ना। जी तो जी उसका और प्याज की चटनी बना के और पपाया, जी ये सेवन करिए। फिर 15 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, है ना। आपके चेहरे जी से जी लग रहा है कि फैटी लीवर भी हो सकता है आपको, तो जी आप कोई जूस मत लीजिए, सिर्फ नारियल जी पानी पीजिए, और 1 बजे बाद कैंगन पानी और धनिया पत्ता, और 1 kg पपीता डेली खाइए, अच्छा पका हुआ 9.5 pH के पानी में डुबा के रख दीजिए। अच्छा जी क्लोज कंटेनर लीजिए कांच का, है ना, और जी उस जी कंटेनर में डालिए। 1 घंटे बाद निकालिए, जितना खा सके उतना खाइए, बाकी फ्रिज में रख दीजिए, उसको फिनिश कर दीजिए। 1 किलो पपीता दोपहर, डेली खाना है 15 दिन। मतलब दोपहर में खाना है कि जब भी भूख लगे दोपहर, आपको दोपहर के बाद ही खाना है। दोपहर के बाद? हाँ, दोपहर तक नारियल पानी ही लेना, ठीक है। जी जी। अब मालिक का ये दिक्कत है सर कि जब सुबह उठते हैं तो खूब छींकते हैं, सुबह हाँ, शाम बहुत छींकते हैं, और छींक उनका रहे हैं नाक अगर, जाम जुखाम अगर हो रहा है तो नहीं जुकाम हाँ एलर्जी। लीजिए, इनसे बात कीजिए, लीजिए दादा बात कीजिए। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। ये सुबह शाम छींक आती है और नाक जाम हो जाता है। ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में। इमली पानी लेना चालू करिए, है ना। जी इमली पानी लेना चालू करिए। जो एक ब्लैक कॉफी का आपको लिंक भेजूंगा वो वाला कॉफी मंगाइए, और जो है कॉफी लेना चालू करिए। त्रिपाठी जी को बोला हो वो कॉफी लाने के लिए, ब्लैक कॉफी। हाँ, त्रिपाठी जी आपको दे देंगे। जी 30 तारीख को आने वाले हैं तो शायद लेते आए, उनको मैं बोल हाँ दिया हाँ, हूँ। त्रिपाठी जी आपको दे देंगे। तो उस प्रकार से करिए, और इमली पानी लीजिए। अगर छींक आ रहा है ब्लॉकेज, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो इमली जी पानी से इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। 11:30 का पानी लिया आधा लीटर, उसमें एक इमली डाला, और उसके बाद अगले दिन उस पानी को मसल दिया, छान लिया, थोड़ा सा गर्म करके पीना स्टार्ट किया। 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पियेंगे, और 2 से 3 एप्पल का नाश्ता करेंगे उसके 1 घंटे बाद। और फिर आपका खाना खा लीजिए। चने की सब्जी है, काबुली चने की सब्जी, इसको हम छोले बोलते हैं, छोले है रोटी है। प्याज कंपलसरी खाइए, प्याज पत्ता गोभी। तो धीरे धीरे 7-8 दिन में इंप्रूवमेंट आएगा, फिर बताइएगा, है ना। प्याज तो खाता हूँ सर। 11.5 में हल्दी ले रहा हूँ, हल्का गुनगुना करके। उसकी कोई जरूरत नहीं है हल्दी की। हल्दी एक्चुअली डाइजेस्ट ही नहीं होती है, बहुत मुश्किल से अच्छा, डाइजेस्ट होती है। तो ठीक है, हल्दी ले रहे हैं उससे लेकिन वो, उसको लेने से छींक कंट्रोल रहता है। हाँ तो होगा ना, वो एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी वायरल है ना हल्दी, इसलिए वो हो रहा है। 11:30 का भाप भी लेंगे तो भी छींक कंट्रोल हो जाएगा। अजवाइन डालेंगे, उसका भाप अगर रोज लेंगे कंपलसरी, जी तो भी जो है फायदा होगा। नाक से उसको इनहेल करेंगे तो फायदा होगा। ठीक है सर। सांस तो ऐसे थोड़ा आजकल सांस फूलने टाइप का चलने पर होता है, ज्यादा चल देता हूँ या दौड़ देता हूँ तो। हाँ, तो सांस फूल रहा है मतलब में आपका हमें थोड़ा सा हार्ट पे ध्यान देने की जी जरूरत है। तो इमली पानी से ब्लॉकेज निकलेगा, ब्लैक कॉफी से लीवर का जो कचरा है वो निकलेगा, लीवर मुलायम बनेगा। एप्पल खाने जी से जो धमनियों के अंदर जो रुकावट है वो ठीक होगी। तो जी नो नॉनवेज, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो है वो सब नहीं लेता हूँ। कंपलसरी जो है प्याज रोटी हम खाएं, प्याज पत्ता गोभी इसका कचूमर सलाद, तो बहुत ठीक आसानी से हम ठीक हो सकते हैं, है ना। ठीक सर, ठीक है, ओके। ओके। ओके सर, धन्यवाद। मीनू गुप्ता जी खुद को अनम्यूट करें। हेलो, नमस्कार बोलिए। दादा। नमस्कार इस- नमस्कार। दादा एक बच्ची है तो उसको पीरियड्स हुआ ही नहीं, 18-20 साल की हो गई है, तो हम्म। ये मशीन लगाने से होगा क्या? देखना पड़ेगा, पीरियड्स के लिए अंडा बनना जरूरी है। अगर अंडा नहीं बन रहा होगा तो अच्छा। पीरियड कहाँ से आएगा। तो ये देखना पड़ेगा उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
जो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाए कि उसकी बॉडी में सारी चीजें हैं क्या, ओवरीज हैं क्या, प्रॉपर जो है सारा उसका सिस्टम है क्या। पता चला कि वो बाय बर्थ ही उसमें अगर कुछ डिफेक्ट हो तो वो ठीक नहीं हो सकता। अगर उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स हैं और उसको जी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो फिर मर्म चिकित्सा है, जो मैंने मेरे वैभव दादा ऑफिशियल पे जो वीडियो डाला हुआ है। तो जो है कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसके बाद हमारे बीज हैं, उसके बाद कैंगन वाटर तो है ही इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन अंडे में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स की कहीं कमी हो रही होगी तो वो कैंगन वाटर दे देगा। आज हमने इतनी सारी बातें देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स छीनती है। कैंगन पानी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब उसकी बॉडी की एसिडिटी कंट्रोल में आएगी तो पहले तो ये चेक करवा लीजिए कि उसकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर हैं क्या, वो गायनोकोलॉजिस्ट चेक करके बता देगी। और जी उसके बाद जो है हमारे चारों बीज वो ले, ये सब चीजें लेगी तो 100% उसको पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, जी दादा। है और ना। दादा मेरी बेटी के ना पेट में हमेशा दर्द रहता है और पेट फ्रेश भी नहीं होती अच्छे से। जी पेट में दर्द अगर है तो अब ये तो या तो एमआरआई से पता पड़ेगा या किसी चीज से कि भाई दर्द क्यों है। तो दर्द किसी भी कारण से हो सकता है। जनरली रक्त का प्रवाह जहाँ नहीं होता वहां दर्द होता है। कभी कहीं कुछ ट्यूमर होगा, कुछ गठान, कुछ ब्लॉकेजेस होंगे तो पेन हो रहा होगा। तो अगर दर्द हो रहा है तो कुछ दिन के लिए जो है कोकोनट वाटर पे आ जाइए, नारियल पानी लीजिए और उसके बाद 2 बजे के आसपास ग्रीन जूस लीजिए जिसमें धनिया पत्ता, 2-3 पान के पत्ते, 2-4 पीपल के पत्ते, ये जरूरी में जो है उसमें आप इंक्लूड करिए, है ना। पत्ते का जूस बना के पीना है। तो पत्ते आपके पास कौन से अवेलेबल हो जाते हैं, धनिया पत्ता मिल ही जाता है, 2-4 पालक के पत्ते मिल जाएंगे, 2-3 पान के पत्ते मिल जाएंगे, पीपल के पत्ते, आपके जो मैंगो है ना, जो आम का जो झाड़ होता है उसके कोमल पत्ते। तो ये जो पत्ते हैं इतने सारे, 9:30 में उसका अच्छा जूस बना के उसको दोपहर में पिलाइए। और दिन में नारियल पानी और फिर दोपहर में कैंगन पानी में ये जूस पत्तों का, ये जूस पीने के साथ साथ फिर एक बढ़िया पाव भर जो है नाश्ता पपीते का। तो सारे एंजाइम्स का सीक्रेशन प्रॉपर होने लगेगा। और फिर उसके बाद जब भूख लगे दोपहर में तो सब्जी रोटी, जिसमें आप प्याज ले लो, पत्ता गोभी ले लो, गाजर ले लो, टमाटर ले लो, चने की सब्जी ले लो, काबुली चने की सब्जी, कभी हरी मूंग की दाल ले लो विदाउट ऑयल पानी में बनी हुई। इस प्रकार का जब हम भोजन लेंगे ना तो ये जो है फिर बताओ 5-7 दिन बाद, है कि नहीं। जी थैंक यू दादा। पत्ता कौन सा, मीठा बंगला। हाँ रंजुलता मैडम अनम्यूट करिए। हो गया कौन सा हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। और मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, रंजनलता मैम, और हम्म तारकांत जी की टीम से। सर हम्म मेरे टीम में एक लेडी है जो कि 1.5 साल से उनके घर में कंगन लगी है, बट उनके स्पॉन्डिलाइसिस प्रॉब्लम हो रही है दोनों हाथों में। और एक हम्म चीज हो रहा है उनके शरीर में जो कि वेट गेन हो रहा है सर, जो कि वो बहुत फॉलो कर रहे हैं डाइट को, फिर वेट डाउन हो जाता है, फिर कुछ दिन कुछ खा पी लेते हैं तो फिर चेंज हो जाता है, फिर बढ़ जाता है 3-4 किलो। तो उसमें क्या करें सर? अब क्या करेंगे उसमें, इतनी बार तो उसमें हम बता चुके हैं कि अब फॉलो नहीं करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है मतलब जो है आप समझ सकते हो, स्पॉन्डिलाइटिस अगर होता है मतलब ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में। तो ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया है कुछ दिन के लिए 10-11 डाइट पे आ जाइए। वो आपको पता है 10-11 डाइट की डाइट, वापस से। हाँ सर, मैं उनको बोली हूँ कि ये डाइट करो, तो अभी वो शुरू करेंगी। तो ये हाँ कर राइट सर, ये करूंगी। 10-11 डाइट पे बोलना रहिए 15 से 20 दिन। और उसके बाद हम फिर देखते हैं। 10-11 डाइट अभी हमने बताई है यहाँ थोड़ी देर हाँ पहले। हाँ हाँ सर, मैं तो लिखी हूँ। उस पे रहिए, मांस मछली अंडा नॉनवेज और या वो आपका कुछ ये नहीं खाती दही, है। इससे दूर रहिए। और जो है ग्रीन जूस, जिसमें हमने बोला है कि नर्व्स को खोलने के लिए सबसे अच्छा जो सब्जी है वो कौन सा है, येलो पम्पकिन। येलो पम्पकिन, आपका धनिया, ये 2-3 चीज लीजिए। फिर आपका सेग्रीगेट कर दीजिए फलों को भी। तो टेन ठीक है, इलेवन डाइट को लेने से जो है चारों बीज देना है उनको, जिससे कि उनकी नर्व्स प्रॉपर कैल्शियम मैग्नीशियम जाएगा नर्व्स में, ठीक हो जाएंगी वो। कुछ हाँ ना सर। कुछ गैप आ रहा होगा और उस कारण स्पॉन्डिलाइटिस उनको हो रहा है। तो उसको ठीक किया जा सकता है इजीली, एक 1 मंथ के अंदर ठीक हो जाएंगी वो, है ओके, ना। कुछ ना थैंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो जो है ये कुछ गड़बड़ होता है तभी दर्द होते हैं। और परमानेंट अगर पेन वेन हो रहा है तो फिर इमीडिएटली 10-11 डाइट पे आ जाइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो
हेमंत कुमार आर्य जी अनम्यूट करें। दादा प्रणाम, सुप्रभात। सुप्रभात। दादा आपसे दो बार मेरी पहले भी बातचीत हो चुकी है। मैं हेमंत कुमार आर्या हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। दादा हमारी एक भाभी जी हैं, जिनकी उम्र लगभग 51 है। उनका 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। उनको एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका नाम स्कैनोडर्मिया है। डॉक्टर अमरजीत सिंह जो एम्स दिल्ली से रिटर्न है, हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में, उनके द्वारा उनका ट्रीटमेंट चला था। लगभग 3-3.5 साल ट्रीटमेंट चला। धीरे धीरे उनके बॉडी ऑर्गन्स सिकुड़ने लग गए थे, सूखने लग गए थे, और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, बिल्कुल कंकाल हो गए। चेहरे पे दांत ही दांत देखते थे, हड्डियां हड्डियां रह गई थी। अचानक 2-3 महीने पहले वो हमारे घर पे आए थे। तो मेरे यहाँ 8-9 महीने पहले से मशीन लगी हुई है। उनका ट्रीटमेंट मेरी अपलाइन में जीवन प्रकाश जी हैं, डीके पलेरिया सर हैं। जीवन प्रकाश सर ने उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट उनको बताया, आप ही की तरह बताया। हरा धनिया, येलो पम्पकिन और चुकंदर वगैरह, इन 2-3 चीजों का मिश्रण, उनको जूस दिया सुबह शाम, और अलग अलग पीएच में उनको नियमानुसार पानी दिया। उन्होंने लगभग 1.25 महीने पानी पिया। सर काफी सुधार हो गया था। उनमें काफी सुधार हुआ। वो जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। उनकी बॉडी और धीरे धीरे सिकुड़ने लगे और घर में रोना धोना हो गया था। तो जब उन्होंने 1.25 महीना पानी पिया तो काफी सुधार हो गया, चेहरे पे रौनक आ गई, एकदम सही हो गए। लेकिन सर थोड़ी सी समस्या ये है, वो काफी दूर पहाड़ों में रहते हैं। मेरे घर पे, मैं हल्द्वानी रहता हूँ, तो वो दूर गाँव में रहते हैं। कैंगन पानी का वो निरंतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो बीच बीच में वो डॉक्टर के पास चले जाती हैं एडवाइस लेने। तो डॉक्टर का कहना है सर अभी दवाइयों के सहारे उनको उनके फेफड़े सूख रहे हैं, रोक रखा है फिलहाल। अब वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। दादा मैं ये चाह रहा हूँ कि डॉक्टर के यहाँ जाना बंद हो, दवाइयां बंद हो, और आगे क्या सुधार किया जा सकता, मैं ये आपसे एडवाइस लेना चाह रहा हूँ। और कैंगन पानी से काफी सुधार हुआ, उनको जो जूस बताया गया था उससे काफी सुधार हुआ है। हाँ, पर अब कैंगन पानी उनके घर अगर नहीं है तो उसका दूसरा विकल्प क्या है? तो पानी को वो उबालें, 20-25 बार उबालें, ठंडा करें, उबाले ठंडा करें, उबाले ठंडा करें। वो पानी औषधि बन जाएगा और उस पानी को पीना प्रारंभ करें। वजन अगर वो बढ़ाना चाहती हैं तो अंकुरित मूंग है, अंकुरित मोठ है और किशमिश है, ये जो है डेली जो है इस भोजन को करें। अंकुरित मूंग है, मूंग को रात को भिगाएं, मोठ को भिगाएं, अंकुरित करें दूसरे तीसरे दिन, और जो है 2 से 3 कटोरी वो जो है कभी गर्म करके भी खा सकती हैं और कभी कच्चा भी खा सकती हैं। गर्म करके खाएंगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मिट्टी के बर्तन में गर्म पानी में वो डालें, अंकुरित मूंग है, मोठ है, और फिर उसको जो है उसके साथ किशमिश किशमिश मिला के उसको डेली खाएं। तो धीरे धीरे उनका वजन जो है ठीक होगा, वो शिफ्ट हो जाए अंकुरित पे। तो और पानी जो है वो डेली जो जैसा बता रहे हैं उबालें और पिए, तो उनको कोई जरूरत नहीं है कैंगन वाटर का, और किसी भी हाल में जरूरत नहीं है। बॉडी में सारे सर्किट ठीक करना है तो उसके लिए जो है नारियल पानी का इस्तेमाल करें। 2 से 3 नारियल डेली लें, और जो है पाव भर गाजर, गाजर का जूस लें या फिर कच्चा खा लें गाजर को। अनाज जो है एक दिन छोड़ के खाएं, जो है ऐसा करेंगे वो ठीक हो जाएंगी, है कि नहीं? जी दादा, जी दादा, जी दादा। दादा डॉक्टर के यहाँ अगर न जाए तो कोई फर्क, चिंता की बात नहीं? बार बार बीच बीच में क्यों जाना है डॉक्टर के पास? अगर इन सब चीजों से ठीक नहीं हो तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी जी, और डॉक्टर का कहना होता है सिर्फ रोक रखा है, वो जो सूखना है वो अपनी जगह एक जगह स्थिर है उनकी स्थिति। जैसे ही वो अंकुरित लेंगी वैसे ही धीरे 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 उनका वजन बढ़ने लगेगा। नारियल पानी लेंगी, बॉडी हाइड्रेट होगी। कैंगन पानी की जगह इस प्रकार से जब वो पानी जुगाड़ करके बना के पियेंगी तो वो भी पानी औषधि का काम करेगा। ठीक है हेमंत जी? जी 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 दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम दादा, सुप्रभात। चंपा देवी जी अनम्यूट करें, शामू जी अनम्यूट करें, फिर हम अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं लेंगे, खत्म करेंगे सेशन को। हेलो हेलो हेलो, हाँ दादा जी, नमस्ते। बोलिए बोलिए। 2-2.5 साल का लड़का है, वो बोल नहीं पाता है सर।
उसके लिए तो मैडम बोल नहीं पाता है, तो पीला कद्दू उसका जूस उसको पिलाइए, या उसका सांभर बना के खिलाइए, या उसको कीस के रोटी में डाल के। पीला कद्दू खाने से आवाज, बैठी हुई आवाज खुल जाती है, तो उसका सेवन करें। और जो है उससे भी फायदा नहीं हो रहा है तो एक जूस जो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा, ऑनलाइन मंगाइए उस जूस को और उस बच्चे को पिलाइए। कहीं कुछ अवरोध होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे उसके, है ना, कहीं कुछ नसें जाम पड़ी होंगी उसकी, तो ठीक हो सकता है बच्चा। क्या पानी दे सकते हैं उसको? पानी 9:30 का पिलाइए उसको, बच्चे को सुबह, है ना। ठीक है। कितना देना है दादा, कितना दे सकते हैं? कितना पिला सकते हैं उसे? अब पानी कितना पिएगा, बच्चा है, कितना पी पाएगा पानी भाई? 1 गिलास 2 गिलास, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, जितना भी उसको जब भी प्यास लगे 9:30 पिला सकते हैं उसको। लेकिन पानी में एक्चुअली क्या, थोड़ा सा आप समझिए, जो चीज कद्दू में है वो पानी में नहीं है, जो पानी में है वो कद्दू में नहीं है। तो पानी, कद्दू, उसके बाद कुछ जो है एक्सट्रीम कुछ जूसेस अगर उसकी बॉडी में जाएंगे तो जाके वो जो है बोलने लगेगा, नहीं तो फिर ये चलता ही रहेगा। तो उसकी बॉडी को अभी जरूरत है पोषक तत्वों की, ताकि कुछ नसें, कुछ कॉर्ड्स जो जाम है वो खुल जाएं। तो अगर वो पैदाइशी गूंगा है, उसके अंदर वो यंत्र ही नहीं लगा है, तो कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने अगर यंत्र ही नहीं दिया है, यंत्र कुछ कुछ बोल लेता है। हाँ, तो वो डॉक्टर ही बता पाएगा कि उसके अंदर वो यंत्र है क्या। तो क्योंकि जो भी होगा ना, ईएनटी सर्जन जो होता है, वो ही जांच करके बता पाएगा कि अगर कोई डिफेक्ट आया है उसमें, डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यंत्र ही पूरा नहीं बना है तो कुछ नहीं होगा। यंत्र को हम नहीं बना सकते, अगर भगवान ने नहीं बनाया है यंत्र तो कुछ नहीं होगा। तो ये डॉक्टर से पूछ के ही पता पड़ेगा कि उसका वो यंत्र जो है वो पूरा है क्या, बना हुआ है क्या। हाँ, उसमें कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो कैंगन पानी से, कद्दू से, कुछ अकाई बेरी जूसेस से धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे वो। अगर वो यंत्र नहीं बनाए तो नहीं होगा कुछ। ठीक है दादा, वो जूस का नाम भेज दीजिए। हाँ, अब मेरे पास आपका नंबर नहीं है ना, इसलिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगी तो मैं फिर भेज दूंगा। आप कहाँ से बात कर रही हैं? शक्ति। कहाँ से? छत्तीसगढ़ में? कहाँ से छत्तीसगढ़ में, कहाँ से? शक्ति, जांजगीर चांपा शक्ति। अच्छा, ठीक ठीक, ओके, ठीक है दादा, नमस्ते। मेरे ख्याल से सभी लोग हो चुके हैं अभी। सो अब इस रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, यस। चलो, सभी लोग हो गए हैं। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। जांजगीर चांपा जानती हूँ।